मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और किसी भी बंदे का कहीं क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी तौर पे रोकिएगा, पूछ लीजिएगा दरम्यान में, ठीक है। अली भाई, मैं बार बार आपको म्यूट कर रहा हूँ, अब मैं रिमूव कर दूंगा अगर आप इस तरह बार बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को। अच्छा जी, हमारे इस कोर्स में सबसे पहले आपको वेलकम, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन आपको सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स ऑफर कर रहा है। इस कोर्स में हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये 4 महीने का कोर्स है। इसके 32 लेक्चर्स हैं, 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स का एक लेक्चर होगा। और एक लेक्चर की जो ये जो कोर्स है टोटल ये नियरली 60 क्रेडिट आवर्स का होगा। ये नियरली मैं 60 क्रेडिट आवर्स इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप कह लीजिए कि 60 से 70 क्रेडिट आवर्स का ये हमारा टोटल कोर्स होगा। इसमें हमने आपको बताया था कि हम एससीसीपी को देखेंगे कि कोई भी कंपनी वगैरह कैसे बनती है, या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप वगैरह कैसे रजिस्टर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, देन हम सेल टैक्स पे प्रोसीड करेंगे। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली जो हमारा कॉर्पोरेट का एरिया है उस एरिया में। हाफिज मोहम्मद रजा साहब, प्लीज आप अपना रिज्वाइन करें, आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं की हुई, ठीक है। मैं एक मैसेज टाइप कर दूं या बाकी कोई बंदा मैसेज टाइप कर दे कि प्लीज ज्वाइन ऑडियो और री ज्वाइन द सेशन। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी अगर बंदा एनटीएन लेना चाहता है तो अपना एनटीएन कैसे लेगा। फिर किसी बंदे ने पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है तो वह कैसे अपना पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर करेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर करनी होगी तो कैसे होगी। कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के जो एनुअल फाइलिंग है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो सबमिट करने होते हैं। किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे। अगर कोई बंदा शेयर अपने ट्रांसफर कर रहा है एक बंदा दूसरे बंदे को, ठीक है। अमीर हमजा साहब, मुझे पता है कि मैंने कैसे पढ़ाना है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक ये क्यों मैं बढ़ा रहा हूँ, इस सीक्वेंस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लिहाजा मेरे साथ चलें। अच्छा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अगर आपने ऑब्टेन करनी होगी तो कैसे करेंगे। हमारे कुछ 4-5 क्लासेज या 6 क्लासेज होनी है कॉर्पोरेट की, बाकी सारा इनकम टैक्स सेल टैक्स पे ही है हमारा, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप वगैरह कैसे लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो हम इससे जब स्टार्ट होके यहाँ तक जब आ जाएंगे, यहाँ से शुरू होके, तो हम इसके बाद इनकम टैक्स पे बल्कि बेसिक अकाउंटिंग पे, देन इनकम टैक्स, फिर सेल टैक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो इसको कॉर्पोरेट से स्टार्ट करने की जो वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं कि आप वो स्टार्ट करते हैं अपना आईरेस से, तो आईरेस से ना स्टार्ट करने की वजह भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरे भाई, आप एक चीज़ याद रखें, अगर बिजनेस होगा तो ऑब्वियसली वो फिर प्रॉफिट्स अर्न करेगा, तो देन टैक्स की बात आएगी। जो आईआरएस है वो तो टैक्स के रेलिवेंट है। हम सबसे पहले एक बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हम टैक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ये वजह है कि यही वजह है कि हमने इस कोर्स को कहा है कि हम पहले बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे, देन हम दूसरी तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगले लम्हे में अगर जब हम प्रोसीड करते हैं तो हम आपको बताते चलें कि बिजनेस का एनटीएन लेना ही आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। जो बिजनेस का एनटीएन लेना है ये भी आपकी एक कह ले कि इनकॉर्पोरेशन है, कि सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताते चले कि बिजनेस जो हम पाकिस्तान में करेंगे तो हमारे पास बिजनेस करने के दो स्ट्रक्चर है। एक को कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और एक को कहते हैं नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है इसमें आप ये कह लीजिए कि आपका बिजनेस आपके साथ कनेक्टेड होता है। अगर आप मौजूद नहीं हैं, आपको खुदा न खासा कुछ हो जाता है, तो पीछे से आपके बिजनेस भी अपनी वैल्यू, अपनी पहचान खो देता है, ठीक है। लेकिन जबकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में खुदा न खासा आपको कुछ हो भी जाए, आप इस दुनिया में मौजूद ना भी हों, आप खुदा न खासा एक्सपायर हो जाते हैं, तो इवन देन आपका बिजनेस स्टैंड करेगा। यानी कि इस बिजनेस में आपकी फिर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, मैं मिसाल दूंगा। आप
एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, आपका ज़ाती एनआईसी होता है। आपका एनआईसी क्या है? आपकी वो एक लीगल एंटिटी को शो करता है, लीगल आइडेंटिटी को शो करता है कि आप एक कोई ऐसा बंदा है जिसकी कोई पहचान है, उस एनआईसी से हमारी एक आइडेंटिटी हो रही होती है। इस तरह कोई कंपनी है, कोई बिज़नेस है, उसके लिए भी कोई ना कोई लाज़मी तौर पे कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई पेपर होगा, जो शो करेगा कि इस बंदे की कोई इस बिज़नेस की कोई पहचान है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम कंपनी की बात करें तो उसका क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट होगा। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो उसका फॉर्म सी होगा, ठीक है? सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो उसका एनटीएन होगा, ठीक है? तो ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपके बिज़नेस को शो करते हैं कि इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग है, इनकी कोई कानूनी तौर पे पहचान है। अगर वो आपके पास आप कहें मैंने कंपनी बनाई हुई है, आपके पास फॉर्म आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते मैंने कंपनी बनाई हुई है। आपके पास फॉर्म सी नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि मैंने पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाई हुई है, ठीक है? अभी ये सॉर्ट ऑफ मैं थोड़े से पिलर्स आपके सेट कर रहा हूँ, ये कोर्स हम आगे जब प्रोसीड करते हैं, आपको इंशाल्लाह वन टू वन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो आप ये कह लीजिए कि फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हमारे ये चीज़ें आती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी आती है। ये तो कंपनियों का आगे फर्दर काइंड्स हैं, आप बस कह लीजिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लिमिटेड लायबिलिटी है और आपकी कंपनियाँ शामिल हैं। नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आपका सोल प्रोप्राइटर शामिल है, आपका पार्टनरशिप शामिल है। अब हम इन सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन देखना है, ठीक है? यही जब एरिया कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका कॉर्पोरेट का एरिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इवन के सोल प्रोप्राइटर तो है ही, आप कह लीजिए कि आपका एफबीआर से लिंक है। इसके लिए मैं आपको आईआरएस पे लेके जाऊँगा, ठीक है? तो अभी हम जब अगले लम्हे में प्रोसीड करते हैं, तो ये जो मैं सेपरेट एंटिटी की ब ब बात कर रहा था, इसके लिए मैं आपको मिसाल दूँगा कंपनी की। आपको पता है कि अगर आपने कंपनी बनाई हुई है, तो कंपनी को जो बनाने वाले लोग होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। कि इन लोग के पास कंपनी के शेयर्स हैं। इनका अपनी पहचान होती है, इनकी पहचान किससे होती है? लेट्स सपोज़ इनके एनआईसी से। कंपनी की पहचान कैसे होगी? उसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट से, ठीक है? ये आपको सॉर्ट ऑफ थोड़ी-सी थ्योरी लगेगी, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। वजह ये है कि ये फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है। जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट है, ये आपकी कंपनी की पहचान है, ठीक है? तो यानी कि जो मेंबर है, उसकी अपनी पहचान है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट है, कंपनी के लिए कोई अलग डॉक्यूमेंट है। अगर ये लोग ना भी रहें बनाने वाले, ये दुनिया से चले जाएँ, कोई और बंदा भी आ जाए, तो ये कंपनी अपनी जगह पे स्टैंड करेगी। इस चीज़ को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि जो अदारा हमने बनाया, क्या उसकी कानूनी तौर पे अलग से कोई पहचान है कि नहीं है, ठीक है? प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखें। अच्छा जी। अगले लम्हे में आपको ये बता दूँ कि अगर जितनी भी एंटिटीज़ हैं, नॉर्मली जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आपको एक बेनिफिट हासिल होता है, जिसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हमने कहा एक लिमिटेड लायबिलिटी शामिल है और दूसरा कंपनी शामिल है। तो आपको क्या बेनिफिट होता है? बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, वो है कॉर्पोरेट वेल का। किस चीज़ का? कॉर्पोरेट वेल का। कॉर्पोरेट वेल क्या है? ये आप देखें, मिसाल के तौर पे इस साइड पे कंपनी है, ठीक है? ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर्स हैं। अगर कंपनी खुदा न खासा वो नुकसान में चल रही होती है या कंपनी की कोई लायबिलिटी होती है, यानी कि कंपनी ने किसी के पैसे पे करने हैं, तो इन लोगों ने जिन्होंने कंपनी बनाई हुई है, तो जब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी बंदे के साथ हुआ है, तो वो बंदा जिस ये यहाँ पे एक सपोज़ हम कह लेते हैं कि ये बंदा जिसका नाम है ज़ेडएमसी, एक बंदा है, ठीक है? इस बंदे ने इस कंपनी से पैसे लेने हैं, ठीक है? जब ज़ेडएमसी ये जो बंदा है इसने कंपनी से पैसे लेने हैं, तो कंपनी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, कंपनी डिफ़ॉल्ट में है कि वो पैसे इसको पे नहीं कर सकती ज़ेडएमसी को। अगर वो पे नहीं कर सकती, तो क्या ये जो बंदा है, इन लोगों को जिन्होंने कंपनी बनाई हुई है, इन पे केस कर दे? तो वो केस नहीं कर सकता, ठीक है? इस चीज़ को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल में जो कंपनी की लायबिलिटीज़ होती हैं, वो इस तरफ यहाँ पे एक वेल आ जाती है, दरमियान में पर्दा आ जाता है, दीवार आ जाती है कि कंपनी की लायबिलिटीज़ के लिए शेयर होल्डर कहता है मैं लायबल नहीं हूँ, ठीक है? इस कांसेप्ट को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल, ठीक है? फिर अगले लम्हे में हम आपको बताते हैं, अभी हम प्रॉपर अपने कोर्स पे जाने लगे हैं, ठीक है? तो उसमें हमने सबसे पहले लम्हे में डिस्कस करना है कि अगर कोई बंदा हो, उसने बिज़नेस का एनटीएन लेना हो, बिज़नेस का एनटीएन लेने को हम बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करवाना, ठीक है? सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पे ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं
कि मैंने बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाना है। ये एक समीउल्लाह साहब है, माशाल्लाह जदून साहब बड़े वो बगौर सुन रहे हैं क्लास को, ठीक है। अगर ये साहब चाहते हैं, लेट्स सपोज ये अगर एक टैक्स कंसल्टेंट है, ये कहते हैं मैंने अपना एक बिजनेस रजिस्टर्ड करना है, एक बिजनेस बैंक अकाउंट लेना है अपना बैंक से, और उसका नाम मैं चाहता हूँ समीउल्लाह जदून टैक्स कंसल्टेंट हो, ठीक है। अगर ये इन्होंने ये नाम लेना है, या समीउल्लाह एंड को, या समीउल्लाह टैक्स को, जो भी, तो अगर ये इन्होंने ये नाम लेना हो, अगर ये बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले इसको कहेंगे कि समीउल्लाह साहब आप ऐसा कीजिए, आप बिज़नेस अपना एनटीएन बनवा के आएँ, ठीक है? अब इस एनटीएन को बनवाने के लिए जो हम वो बिज़नेस प्रोफ़ाइल में इनका बिज़नेस डालेंगे, एक होता है एनटीएन लेना, ठीक है? एनटीएन लेना, एक उस एनटीएन के अंदर, इस एनटीएन के अंदर हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं किसको? बिज़नेस को ऐड करते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बिज़नेस को ऐड करने को, इस पूरे स्टेप को एनटीएन लेके उसमें बिज़नेस ऐड करने को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है? तो मैंने आपको ये बताना है, फिर पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि ये हमारा एक रोड मैप है कॉर्पोरेट का, जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम 5 से 6 क्लासेस में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन आए हैं जी, आई हैव अ क्वेश्चन। जी फौजिया प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। और सर अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो तो? ये लायबिलिटी अनलिमिटेड हो तो फिर कॉर्पोरेट वेल का बेनिफिट नहीं होता। ये अभी बस आप चले कोर्स के साथ-साथ, ठीक है? ये मैंने एक होलिस्टिकली ओवरव्यू दिया है। अभी वन बाय वन जब मैं इन चीज़ों को लेके चलूँगा ना, इस तरह से यहाँ से फिर इधर स्टेप टू स्टेप, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? ओके। ठीक है? तो अभी मैं फिर सोल प्रोप्राइटर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर का सबसे पहले तो आपको सारे लोगों को मतलब पता है इस कांसेप्ट का। ये तो ऐसे बात है कि मैं वो सूरज को अपना चिराग दिखा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझूँगा कि सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा होगा, ठीक है? 1 पर्सन होगा, वही बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके पास फुल ऑटोनॉमी होगी, वो ऑल इन ऑल होगा, उसका जो दिल करेगा बिज़नेस में, वो करेगा, ठीक है? यानी कि उसकी फुल डिसीज़न मेकिंग पावर उस बंदे के पास होगी। वही उस बिज़नेस का ओनर होगा। अगर वही ओनर होगा तो ऑब्वियसली वो किसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। अच्छा, अब मैंने क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं बताई, लिमिटेड लायबिलिटी में तो आप ये कह लें कि आपको कौन-सा बेनिफिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी में, कॉर्पोरेट वेल का आपके पास एक बेनिफिट है। कॉर्पोरेट वेल क्या है मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन अगर आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी आ गई तो फिर क्या होगा? ये सोल प्रोप्राइटर में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। फिर ये होगा कि अगर बिज़नेस ने किसी के पैसे देने हैं, तो ऐसे ही है जैसे वो आपने पैसे देने हैं, वो बिज़नेस ने किसी के पैसे नहीं देने, बल्कि ज़ाती तौर पे आप लायबल होंगे। आपका मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, आपकी ईच एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड एंड वो जो रिकवरी होगी, वो जिस बंदे के आपने पैसे देने हैं, उसको पे करने के लिए वो सारे एसेट्स आपके डिस्पोज़ ऑफ किए जाएँगे। लेट्स सपोज़ आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो आपकी कोर्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी का केस फाइल कर दिया जाएगा कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट ऐसा बंदा होता है जिसके लोगों के पेएबल ज़्यादा होते हैं और उसके एसेट्स कम होते हैं, यानी कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और उसके एसेट्स कम हैं, ठीक है? फिर कानूनी तौर पे इसकी कोई लीगल फ़ॉर्मेलिटी नहीं है कि आप इसको रजिस्टर्ड करवाइए, लेकिन अगर मैंने जैसे पहले बताया कि कोई बंदा बिज़नेस का वो अकाउंट खुलवाना चाहता है, मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे आसिफ इकबाल साहब बैठे हैं, आसिफ साहब कहते हैं कि यार मैंने आसिफ एंड को करके मतलब एक नाम बिज़नेस का रखना है और मैंने अकाउंट खुलवाना है। तो मैं ताकि किसी बंदे को इनवॉइस भेजूँ तो उसके सामने ऐसा ही नज़र आए कि यार ये मोहम्मद आसिफ या आसिफ इकबाल अपने ज़ाती अकाउंट में पैसे नहीं मँगवा रहा, बल्कि इसका कोई प्रॉपर कोई कारोबार है और उसको बाकायदा इसने रजिस्टर्ड कहीं करवाया हुआ है, तभी तो इसका आसिफ एंड को के नाम से या आसिफ के नाम से अकाउंट खुला हुआ है। तो वो फिर बंदा थोड़ा-सा अगला पार्टी जो होगी थोड़ा-सा कन्वीनिएंट फ़ील करेगी, ठीक है? तो ये वाली चीज़ होती है सोल प्रोप्राइटर। सर अगर उसकी प्रॉपर्टी एवरीथिंग सेल करके भी अमाउंट रिकवर ना हो तो फिर अगर रिकवर करके भी नहीं हो सकती तो उस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है? तो उसका फिर जो जिन-जिन लोगों को उसने पे करने होते हैं उनका वो नुकसान हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसको हम फांसी दे देंगे, ठीक है? लेकिन अगर रिकवरी नहीं हो सकती तो फिर ये होगा, मैं मिसाल देता हूँ, उसने 6 लोग के पैसे देने हैं ए से लेके लेट्स सपोज़ उस बंदे ने ए, बी, सी, डी इस तरह से करके डिफरेंट लोग के पैसे उसने देने हैं। तो फिर कानूनी तौर पे अब ये वाली बात वैसे थोड़ी एडवांस बात हो जाएगी, मैं नहीं बताऊँगा कि सिक्योर अनसिक्योर क्या लेना ओए पागलों में
यार ये ऐसे लोगों को ना दिल करता है बंदा इमीडिएटली रिमूव कर दे, लेकिन ना ये बाकी लोग भी इससे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हो सकता है गलती से अनम्यूट हुआ हो। अच्छा, तो फिर इसमें ना कानूनी तौर पे ऐसा नहीं है कि मान मिसाल के तौर पे ए, बी, सी, डी 4 लोग के उसने पैसे देने हैं। उसने लोग के इस बंदे का 100 देना है, इस बंदे के ₹200 देने हैं, इसका 50 देना है और इसका ₹150 देना है, ठीक है? टोटल उसने फिर लोग के कितने पैसे पे करने हैं? 300, 400, ₹500 और उसके पास टोटल जो एसेट्स हैं वो ₹200 के हैं। तो कोर्ट बताएगा कि ऐसा नहीं होगा कि इसको पूरे ना दो। कोर्ट लाज़मी तौर पे कोई फ़ॉर्मूला निकालेगा कि यार इस 200 में से इसको ₹20 दे दो, इसको ₹40 दे दो, इसको ₹10 दे दो। ये कोर्ट फिर डिटरमाइन करता है कि इस बंदे को कितने पैसे देने हैं, ठीक है? पाकिस्तान में तो ये इतनी चीज़ कोई नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन कंट्री में इंसॉल्वेंसी के लिए बाकायदा बड़े-बड़े केसेज़ फ़ाइल होते हैं। पाकिस्तान में शायद इतनी इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जी, अकील खान साहब आपने हैंड रेज़ किया, प्लीज़ पूछिए। अच्छा जी, मुदस्सिर नज़ीर साहब कहते हैं इंसॉल्वेंसी का केस कौन फ़ाइल करेगा? भाईजान जो बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है वो खुद अपने आप केस फ़ाइल नहीं करेगा, बल्कि जिस बंदे ने उससे पैसे लेने होंगे, वो कोर्ट में जाके केस फ़ाइल करेगा, ठीक है? अच्छा जी, तो मैं आपको बताता चलूँ, आपने सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करने के लिए पार्टनरशिप कंपनी वगैरह वो अगली क्लासेस की हमारी स्टोरी है। अभी सोल प्रोप्राइटर तक आपने रिस्ट्रिक्टेड रहना है। सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, हम एनटीएन लेंगे। जब हम एनटीएन ले लेंगे, तो उसमें हम उस एनटीएन के अंदर क्या करेंगे, बिज़नेस को ऐड कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? देयर माइट बी सम पर्सन जो कहें कि यार ये एनटीएन लेना तो हमें आता है, यू माइट बी नो कि एनटीएन कैसे लेना है, आप लोग अवेयर हो सकते हैं। लेकिन इसमें इंशाल्लाह जब हम पिलर बना के स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी लर्निंग एंड यू विल बी एन्जॉयिंग द क्लास, ठीक है? यहाँ तक किसी बंदे का क्वेश्चन है या मैं पोर्टल पे प्रैक्टिकली स्विच करूँ? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, प्लीज़। सर क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने एक बताया कि एक इंडिविजुअल पर्सन का एक बिजनेस है, वो एनटीएन लेना चाहता है और इसी का बिजनेस ऐड होगा, तो अगर डिफरेंट उसके बिजनेसेस है तो वन एनटीएन इज एनफ और एवरी बिजनेस एग्ज़ैक्टली, एट दिस। बिल्कुल। बिल्कुल, एक एनटीएन ही होगा। किसी भी बंदे के एक से ज़्यादा एनटीएन नहीं हो सकते क्योंकि एनटीएन तो बनता ही आपके एनआईसी पे है। अगर आपका एनआईसी क अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 2 एनआईसी इश्यू करवा के रखे हों, जो कि कानूनन जुर्म भी है, ठीक है? तो नहीं आपका नहीं, एक कहने का मतलब ये है कि एक बंदा ना जी, उसके पास दो बिजनेस है, तो वो एनटीएन के अंदर अपने दो एनटीएन एक ही बिजनेस होगा। ऐड कर दोनों लेगा। दोनों बिज़नेस ऐड करेगा, बिल्कुल, ठीक होगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा जी। Sir, I have a जी, फ़ौजिया मैंने म्यूट कर दिया था बेसिकली लोगों का। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग क्वेश्चन कीजिए, उसके साथ ही अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, तो सो दैट कि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। गलती से आप क्वेश्चन पूछते हैं, अपने आप को म्यूट नहीं करते जिसकी वजह से फिर आपकी बैकग्राउंड की आवाज़ें सबको आती है। मेरा ख्याल कि फ़ौजिया कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, वो प्लीज़ अपना म्यूट कीजिए अनम्यूट कीजिए और पूछिए। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि इट्स कंपल्सरी कि जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही होगी, इसमें जी, लिमिटेड जी। नहीं हो सकती। जी, जी, वो लिमिटेड नहीं हो सकती, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी बनानी है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाओ या कंपनी बनाओ, ठीक है? श्योर सर। एन अदर वे एसएमसी भी कह सकते हैं। नहीं, 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 ये एसएमसी नहीं है। एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी के लिए आपको एससीसीपी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। यानी कि अगर एक बंदा अपने आप को ये भी मैंने आगे बताना है वैसे अगर एक बंदा अपने आप को एफबीआर में आकर रजिस्टर करवाता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहेंगे, कंपनी उसको टेक्निकली एंड लीगली कहना गलत है। लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर वही बंदा उठता है और वो जाके अपने आप को एसएमसी स्टैंड फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। अगर वही बंदा उठता है और अपने आप को एससीसीपी में जाके रजिस्टर्ड करवा लेता है, ठीक है? तो वही बंदा है एक ही, लेकिन आप उसको सोल प्रोप्राइटर नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे कि वो सिंगल मेंबर कंपनी बना के बैठा हुआ है, ठीक है? फिर जो कंपनी होती है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है? और कोई भी बंदा अनलिमिटेड लायबिलिटी की भी कंपनियाँ होती हैं, लेकिन कोई बंदा बनाएगा नहीं क्यों नहीं बनाएगा भाईजान? क्योंकि आपको कॉर्पोरेट वेल का फिर बेनिफिट नहीं होगा। फिर आप क्यों बना रहे हैं कंपनी? फिर आप सोल प्रोप्राइटर पे ही चलेंगे, ठीक है? जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है जी? प्लीज़? जी, ये बताएँगे, बेनिफिट्स आगे बताएँगे, अभी नहीं मैं बता रहा, आगे बताएँगे। अभी यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, इतना बढ़ाया।
1% जी अस्सलाम वालेकुम जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा अगर अपनी फाइलिंग करना चाहता है, फॉर एग्जांपल एक तो उसकी सर अपने इंडिविजुअल्स हैं, जिस तरह मेरे अपने अखराजात हैं मेरे घर के सर, एक तो वो है कि मेरी अपनी पर्सनल इनकम है, दूसरा है। सर ये है कि उसका बिजनेस है। तो सर वो क्या दोनों डिफरेंट डिफरेंट करेगा कि नहीं सर, वो उसको एक ही अपनी फाइलिंग के अंदर जो एनुअल रिटर्न होगी उसके अंदर वो करेगा? काइंडली ये बताएं सर। एनुअल रिटर्न के अंदर जो बिजनेस वाला पोर्शन है उसके अंदर वो बिजनेस की इनकम एक्सपेंसेस को शो करेगा, ठीक है, और बिजनेस के एसेट्स को शो करेगा। ये आगे हमने डिस्कस करना है इनकम टैक्स के पोर्शन में, ठीक है। फिर जो पर्सनल है उसको वो अलग रखता है, कभी भी दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना। ऑल दो सोल प्रोप्राइटर में मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट वेल भी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है, लेकिन आपकी जो जाती पर्सनल एनुअल रिटर्न होती है उसी के अंदर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को भी हम ऐड अप कर लेते हैं अलग से, ठीक है। ये एक पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अलग टैब है आपकी और बिजनेस के अलग से टैब है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम इनकम टैक्स के पोर्शन में इस चीज को देखेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए म्यूट कर लें। 1% पर्सनल एनटीएन नंबर हैव डिफरेंट बिजनेसेस। जी जी, एक ही एनटीएन पे मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं। कोई ऐसा कानून आपको नहीं कहता कि आपके पास 2 बिजनेस होने चाहिए, 4 होने चाहिए। कानून कहता है बस एक बंदा एनटीएन ले ले, उसके बाद जितने मर्जी बिजनेस करे, लेकिन हर बिजनेस की आपको रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। और नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर में आप ये कह लें कि ऐसा नहीं होता, कोई 50 बिजनेस कर रहे हो, हाँ 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है। 4 बिजनेस हो, चाहे आप 50 कर ले, कानून आपको उस पे कोई पाबंदी नहीं लगाता, ठीक है। अच्छा जी, आगे प्रोसीड करते हैं। मैं अभी पोर्टल पे स्विच कर रहा हूँ। क्वेश्चन आ रहे थे, ऑलरेडी आंसर। सर अगर वाइफ वर्क नहीं करती हैं, एनटीएन भी नहीं है, और हस्बैंड बिजनेस वाइफ के नाम से रजिस्टर करना चाहता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो, कंपनी रजिस्टर होगी या वो भी नहीं, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस यहाँ तक आप रुके सर एक दफा प्रोप्रिएटरशिप को वो कर दे, एक्सप्लेन कर दे। प्रोप्राइटरशिप में हमने वो उसके सारी पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए हैं, अभी डिस्कस किए हैं, आपने सुने नहीं है? ये जो हमने कहा था, ये सो प्रोप्राइटरशिप है। एक बंदा होता है, उसके पास फुल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो सिंगल ही ओनर होता है, किसी के साथ प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करता, उसकी लिबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी कोई नहीं है उसको रजिस्टर करने की। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी हम आपको उसको रजिस्टर करने का बताते हैं। ये छोटे से पॉइंट है, जी सर, ओके। ठीक है। ये वाले पॉइंट्स है उसके, सोल प्रोप्राइटर होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं आइरिस पे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताएं कि ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है, ठीक है, आइरिस की, ठीक है। इस पे आपने आके गूगल पे वैसे डायरेक्ट iris.fbr लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर fbr.gov पे आइएगा, बेसिकली हमारी ये एफबीआर की ये मेन वेबसाइट है, ठीक है, fbr.gov.pk। इस पे आपने यहाँ पे आना है इनकम टैक्स आइरिस, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इस पोर्टल पे आके आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। इस स्क्रीन पे आपने क्या करना है जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी बंदे की वो सैलरी की रिटर्न हो या सैलरी की रिटर्न के अलावा हो, बिजनेस आपने ऐड करना हो, ये वाला फॉर्म तो आपको हर बंदे का ऐड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलें जी, आसिफ इकबाल साहब की फरमाइश को मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एंड पे रख लेते हैं। बेसिकली मैं इसलिए साथ-साथ जो है ना, वो कहता हूँ जी स्क्रीन साहब को शो हो रही है। ये साथ-साथ इसलिए रिकमेंड करता हूँ ताकि सब लोगों को ये हो कि जहाँ-जहाँ क्वेश्चन किसी बंदे का रेज़ हो, तो वो उस क्वेश्चन के अंदर स्टक होके ना बैठ जाए कि यार ये वाली चीज़, मतलब होता ये है कि आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन रेज़ होता है ना और हम वो क्वेश्चन पूछ नहीं लेते, तो हम उसी चीज़ पे स्टक होके रह जाते हैं। जिसकी वजह से मैं साथ-साथ क्वेश्चन लेना पसंद करता हूँ कि बच्चे कंफर्टेबल रहें। वरना प्रैक्टिकली तो हालाँकि मैं जिस एक वो सीक्वेंस से जिस तरह से पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे आप लोग जब आप दरमियान में इंटरप्ट करते हैं तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं यार मैं जो सोच के बैठा होता हूँ तो वो डेविएट हो जाता हूँ उन चीज़ों से। लेकिन बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये थंब रूल बनाने में मुझे एतराज़ कोई नहीं है, ठीक है?
तो मैं तो आप लोग की ईज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बल्कि आज क्लास के एंड पे आप लोग की मेजोरिटी की राय भी ले लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इस फॉर्म पे अगर हम आते हैं तो इस फॉर्म पे 2 चीज़ें हैं जिस बंदे का आपने एनटीएन बनाना है। ये वाला फॉर्म आप देख लें, ये वाला फॉर्म सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, कानून का एक सेक्शन है 181, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसका सेक्शन 181, ठीक है। इस फॉर्म की रूह से ये वाला फॉर्म सबमिट होता है। ये वाला जो अभी हम फॉर्म खोल के बैठे हुए हैं, ये फॉर्म क्यों खोल के बैठे हुए हैं? इस सेक्शन के अंदर मेंशन हुआ है कि आपने हमें प्रैक्टिस के लिए भी आईआरएस की आईडी जी, आप उमर साहब, उस्मान साहब, आईडी हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप आईडी अपनी जनरेट करें, किसी क्लाइंट की आईडी यूज़ करें, ठीक है? ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्फिडेंशियल होती है हर बंदे की, ठीक है? और वैसे भी हम प्रैक्टिस के लिए आपको किसी बंदे की आईडी उठा के नहीं दे सकते। आप अपनी बना लें तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, आज हो सकता है कि कुछ लोग इस क्लास को सुनने के बाद जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, इसी फॉर्म के ज़रिए। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो कानून के सेक्शन 114 के तहत आपके लिए हर साल इनकम टैक्स गोशवारा फाइल करना लाज़मी हो जाता है, अगर आपकी इनकम है या नहीं है। वंस यू ऑब्टेन द एनटीएन तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप अपने आप को गोशवारे को लाज़मी तौर पे सालाना बेसिस पे फाइल करें, ठीक है? चलो मैं हल्का-सा ये फॉर्म फिल करने से पहले थोड़ा-सा कानून का आपको हल्का-सा फ्लेवर दे दूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बंदे की फुटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कानून आपके सामने खोलते हैं। अच्छा जी, ये जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो आपका चैप्टर 9 है, ठीक है? ये डील करता है कि टैक्स पेयर को आपने एफबीआर के साथ रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, ठीक है? इसमें ये बताता है कि कोई भी बंदा, ठीक है, जिस बंदे को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना है तो वो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, ठीक है? अभी जो हम फॉर्म फिल करेंगे वो हम क्या कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, किसको? एफबीआर को, ठीक है? वो एक फॉर्म के ज़रिए अप्लाई करेगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? फिर जिस बंदे की वो ज्यूरिसडिक्शन होगी, याद रखिएगा इनकम टैक्स में जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, वो आपके एड्रेस की बेस पे होती है। अगर आप ये मैं फॉर्म आपको दिखाऊँगा, जब आप जिस जगह का आप एड्रेस डालेंगे कि मैं सपोज़ करें कि मैं कहता हूँ कि मेरा एड्रेस कराची है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले मुझे क्या करेंगे, वो कराची का आरटीओ अलॉट कर देंगे। मतलब इसका क्या है, कराची में जो टैक्स ऑफ़िस है, मेरा कोई भी मामला होगा टैक्स का, तो वो कराची टैक्स ऑफ़िस मुझे देखेगा। अगर मैं कहूँगा मेरा एड्रेस इस्लामाबाद का है, तो मुझे इस्लामाबाद के टैक्स ऑफ़िस के साथ वो लिंक कर देंगे। यानी कि मेरे आईडी कार्ड के बेस पे नहीं, बल्कि जो मैं एड्रेस इनको खुद बताऊँगा, अभी आपके सामने मैं फॉर्म ओपन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला फॉर्म है, ठीक है? तो एड्रेस की बेस पे मेरा वो ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होती है, ज्यूरिसडिक्शन किसी बंदे की कैसे देखते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फिर वो कहता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन की स्कीम है, ये रेगुलेट की जाएगी, जो रूल्स के ज़रिए जो बोर्ड नोटिफ़ाई कर देगा, इस पॉइंट को चाहे आप रहने दीजिए, ठीक है? एक ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट याद रख लीजिए और दूसरा आप याद रख लीजिए कि अप्लाई करना होता है, ठीक है? अगले लम्हे में आपको बताते चलें कि 2015 में इन्होंने कह दिया कि टैक्स ईयर 2015 और उसके बाद यानी कि 16-17 सारे, कोई भी जो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल से मुराद है मैं और आप जो नेचुरल पर्सन है, ठीक है? इनका जो एनआईसी नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर जो नादरा इश्यू करेगा, वही इनका क्या होगा, एनटीएन होगा। यानी कि अब आप लोगों के लिए कोई एनटीएन सेपरेट नहीं होता। ये क्यों आपको बताया जा रहा है? ताकि आपको पता होना चाहिए कि 2015 के बाद अलग से पहले ये होता था एनटीएन 7 नंबरों का डिजिट होता था। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ठीक है? 7 इस तरह से करके एक नंबर होता था, आपको दिखाऊँगा अभी। लेकिन कानून में इन्होंने अब लिख दिया कि 2015 के बाद किसी भी बंदे का जो नादरा का कार्ड है वो उसका एनटीएन होगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं वापस उस पोर्टल पे, ठीक है? आपको जो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है मैंने ब्रीफली समराइज़ कर दिया, ठीक है? क्या बात है भाई जॉन साहब, यशियाँ चल रही हैं क्लास के दौरान। कैमरे में हम आपको देख रहे हैं।
मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना हो जाना। अच्छा जी, ये वाला हमारा फॉर्म है। इस फॉर्म पे आपको बताते चलें कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और दूसरे नंबर पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हमने ये वाली एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये जिस बंदे को आप रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। रिज़वान रंधावा साहब, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। मेरी तरफ से आवाज़, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है बिल्कुल स्टेबल है। जिस बंदे की आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तो मेरे भाई सबसे पहले आप उसका एनआईसी मेंशन करेंगे। उसके बाद उसका प्रीफिक्स मेंशन करेंगे, यहाँ से मिस्टर, डॉक्टर जो भी है, ठीक है? वो मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने एनआईसी के अकॉर्डिंग उस बंदे का जो भी नेम है, ठीक है? सपोज़ करें उसका नाम मोहम्मद नवीद है, तो आप क्या करेंगे, उस बंदे का नाम मोहम्मद आगे नवीद, ठीक है? मेंशन कर देंगे नेम को, ठीक है? ने नेम को मेंशन करने के बाद आपने उसका मोबाइल नंबर लिखना है। लाज़मी तौर पे याद रखना है कि मोबाइल नंबर उस बंदे का कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो नेटवर्क ट्रांज़िट ना हुआ हो, बल्कि सेम नेटवर्क पे होना चाहिए, ठीक है? तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़ मोबिलिंक का है। पहले ये वाली चीज़ नहीं थी, अब इन्होंने डाल दिया है कि वो वाला मोबाइल नंबर उस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है? जिस बंदे का ये एनटीएन ये मोहम्मद नवीद साहब का बनाया जा रहा है, तो ये जो अभी यहाँ पे ये मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है? ये मोबाइल नंबर इनके इस एनआईसी पे मेंशन है और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है? और नंबर को आपने मेंशन कैसे करना है, 0092 के साथ, 0092, ठीक है? आगे जो भी उस बंदे का नंबर है, ठीक है? ये मैं फर्ज़िए का नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है? डबल ज़ी अच्छा, ये याद रखिएगा, कई लोग क्लास में सीखते हैं, ठीक है? अगले इला में वो जब क्लास खत्म होती है, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि सर आपने तो बताया ही नहीं था, हमने मैदानी में रजिस्टर कर लिया। तो भाईजान, अगर आप रजिस्टर अपने आप को कर लेंगे, कोई खौफ वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपको लाज़मी तौर पे सालाना बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स गोशवारा फ़ाइल करना पड़ेगा, ठीक है? सर, मगर कन्वर्टेड नंबर तो चल जाता है रजिस्ट्रेशन में। चल जाता है, लेकिन वो उस पे मैसेज नॉर्मली नहीं आता। जो पास्ट प्रैक्टिस है, जो हमने देखा है, मैसेज उसमें आने में इश्यू करता है, ठीक है? और इवन कि अगर आपने प्रमोशनल मैसेज को ब्लॉक करवाया हुआ है, तो फिर भी आपको मैसेज नहीं आता, क्योंकि आपको एक एफबीआर से मैसेज आना होता है। अगर आपका अब्दुल करीम साहब कोई नंबर चल गया है, तो आपकी गुड लक है, वरना मैसेज कन्वर्टेड नंबर पे नहीं आता। ये आप लोगों में से बड़े सारे लोग जानते हैं, ठीक है? थैंक यू। लव यू टू वलीद भाई के लिए। सर, प्रैक्टिकली अगर मोबाइल नंबर सीएनएससी पे रजिस्टर्ड ना भी हो, तो भी सिस्टम एक्सेप्ट मेरे भाई ये एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अभी ये चीज़ आपको बता दें कि ये इस चीज़ को उन्होंने क्यों डाला है, इसकी वजह क्या है? पहले ये होता था कि जितने टैक्स के वकील हैं या बाकी सारे लोग हैं, वो अपना नंबर डालते थे, ठीक है? और क्लाइंट उनके पीछे-पीछे होता था, वो अपना नंबर डाल के अगले बंदे को रजिस्टर करके बैठ जाते थे, ठीक है? और किसी बंदे को उठाओ, वो इवन कि हमें लोग कहते थे कि यार ये एनआईसी है, इस बंदे को बस हमें आप रजिस्टर्ड करके दे दें, उसका मोबाइल नंबर है, नहीं है, ठीक है? आप खुद बनाओ, जैसे करना है करो। तो उस चीज़ को ये कैटर कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी ये चल रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पे नहीं, अब 2 जगह से रजिस्टर्ड होता है, ये आगे ऐसा-ऐसा मैं आपको बताऊँगा। एक और पोर्टल है जो असल मालूमात का पोर्टल है, वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए थोड़ा-सा वो एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, ताकि आपने ऑनवर्ड ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, आगे हमने अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, ठीक है? आपने अपना ईमेल आईडी, सर मैक्सिमम एक नंबर पे करें। जी, एक नंबर पे एक ही एनटीएन बनेगा, वो क्यों कह रहा हूँ, आपको कल को फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है? 10 एनआईटी पे सीएनआईसी पे आपने एक ही नंबर डाला हुआ है, तो उसको क्या पता चलेगा? मतलब आप ये कह लें, आसान अल्फाज में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, एक नंबर एक सीएनएसई के अगेंस्ट एक ही आप नंबर दोगे, ठीक है? आप ये नहीं है कि एक सीएनएसई को 20 वो नंबरों के अंदर दे दो, वो बल्कि कहता है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आपने अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, ठीक है? देन अगले लम्हे में आपने सर पर्सन डज़ नॉट हैव अ मोबाइल नंबर नहीं जी, अगर मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ठीक है? फिर आप मैन्युअली उसको रजिस्टर करवाइएगा, वो मेरा ख़्याल है कि उससे बेहतर ये है कि यही करवा लो, तो ईज़ी है। पर्सनली वो उस अज़ाब में पड़ जाओगे, ठीक है?
अच्छा जी, उसके बाद अगले लम्हे में हमने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लेनी है। जिस बंदे के बारे में अभी हम बता रहे हैं कि ये बंदा ये इसका नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल है, ये फलां चीज़ है। तो इस स्क्रीन पे आके हमने उसका अभी इस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पे हमने आके उसके एड्रेस के बारे में बताना है। क्या बताना है कि वो बंदा जहाँ पे रहता है उसकी प्रॉपर्टी की टाइप क्या है? प्रॉपर्टी की टाइप से क्या मुराद है देख लेते हैं जी। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की टाइप खुल जाएँगी। वो जहाँ पे रह रहा है वो प्रॉपर्टी कैसी है? सपोज़ करें वो रेज़िडेंशियल है, वो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, वो जिस जगह पे रहता है वो कैसी जगह है? मैंने कहा जी सपोज़ करें वो तो उसकी घरेलू जगह है, रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है। जो ही मैंने रेज़िडेंशियल किया तो कहता है मुझे उसकी फॉर्म बताओ, उसकी मज़ीद आगे फर्दर क्लासिफ़िकेशन बताओ। क्या वो अपार्टमेंट है, बंगलो है, केबिन है, क्या चीज़ है, ठीक है? मैं कहता हूँ नहीं जी वो फ्लैट है, ठीक है? उसको मैंने बता दिया। फिर अगले लम्हे में वो मुझे कहता है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट बताएँ कि उसका वो जगह है कितनी, उसका साइज़ क्या है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, मरले में, कनाल में, किस चीज़ में? तो मैंने कहा जी उसको हम स्क्वायर फीट में मेंशन करते हैं, सपोज़ करें स्क्वायर फीट में। वो कहता है कितने स्क्वायर फीट है, वो एरिया बताओ। मैंने उसको एरिया बता दिया कि वो 3600 स्क्वायर फीट है, ठीक है? फिर उसने मुझे पूछा कि आप उसका एड्रेस बताएँ। अब आपको ये बताते चलें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा ही आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। जो आपका एड्रेस होगा उसको आपने तोड़-तोड़ के लिखना है। यहाँ पे समझो या तो ऑफ़िस नंबर होगा या उसका हाउस नंबर होगा, ठीक है? यहाँ पे उसकी स्ट्रीट होगी, यहाँ पे वो कौन-सा एरिया बनता है, कौन-सी सिटी बनती है, कौन-सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, ये मेंशन करना है। तो लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ वो बंदा कहाँ पे रिज़ाइड करता है, शॉप नंबर 3 लेट्स सपोज़, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा जी शॉप नंबर 3 के बाद वो स्ट्रीट लेट्स सपोज़ स्ट्रीट नंबर 2 ठीक है? उसके बाद लोकेलिटी क्या है, मिसाल के तौर पे वो है जी कमेटी चौक, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद उसकी सिटी क्या है, मैंने कहा जी वो है जी रावलपिंडी। रावलपिंडी में उसने सारे उसके आगे जो फर्दर जगह हैं इम्पोर्टेंट, वो उसने डिफाइन कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा एरिया किस में आ रहा है लेट्स सपोज़, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें जो लास्ट पे सिर्फ़ रावलपिंडी है इसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। और मुझे पता है कि टेक्सला बन रहा है तो टेक्सला सेलेक्ट कर लूँ, कैंटोनमेंट बन रहा है तो वो कर लूँ, सौहा बन रहा है तो वो कर लूँ। मैंने कहा नहीं जी सिर्फ़ रावलपिंडी है, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये वाली जो जगह है, इस जगह के बारे में मुझे बताना है कि आप क्या ओनर हैं, कैपेसिटी क्या है या ओनर के अलावा यहाँ पे रेंट पे हैं, ठीक है? तो इस पोर्टल पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है? कौन सा एड्रेस घर का देना है या ये मेरा भाई अभी तो हम सिर्फ़ एनटीएन ले रहे हैं। एनटीएन लेने के लिए आपने फर्स्टली जो बंदा एनटीएन ले रहा है, अभी बिज़नेस पे मैं नहीं गया, बिज़नेस पे अभी आना है। ये कोई बंदा आपके पास आया था ना कि यार मैंने सैलरी की रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे बताओ। उसने भी यही वाला आपका यहीं पे रजिस्टर्ड होना है। एक बंदा आता है कि यार मैं बिज़नेस करता हूँ तो मेरी रिटर्न आपने फाइल करनी है। उसके लिए भी यहाँ पे आपने वो वाली चीज़ क्या करते हैं रजिस्टर्ड करना है। मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था पहले लम्हे में हम क्या लेंगे एनटीएन, ठीक है? एनटीएन 2015 के बाद आपका सीएनएसी नंबर ही एनटीएन होता है, फिर उसमें बिज़नेस ऐड करेंगे। बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बिज़नेस को एनटीएन के अंदर ऐड करना पड़ता है। अभी ऐड करने पे नहीं गया, अभी तो मैं इस स्टेप पे घूम रहा हूँ एनटीएन लेने पे। तो ये उसके लिए फिल कर रहा हूँ और एनटीएन लेने के लिए ये आपने जिस जगह पे आप रहते हैं, वो इंडिविजुअल जिस जगह पे रहता है, वो अपने घर के बारे में या अपनी रिहाइश के बारे में, अपनी अकोमोडेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है? तो मैंने बता दिया जी उस बंदे की ये कैपेसिटी क्या है, 2 किस्म की कैपेसिटी पोर्टल पे आती है, या तो बंदा ओनर होगा या ओनर के अलावा कुछ होगा, ठीक है? ओनर के अलावा क्या हो सकता है, वो वहाँ पे टेनेंट हो सकता है, टेनेंट या लेसी यानी कि वो जो किराए पे होता है, ठीक है? या फ्रेंचाइज़ी हो या ऑक्यूपेंट हो। आपने सिंपली ये देखना है ओनर है कि नहीं है, ओनर है तो ये, अगर ओनर नहीं है तो ये, ठीक है? आप कह लें कि अगर ओनर है तो ये भी हो सकता है कि वो पूरा 100% का ओनर ना हो, आप ओनर कहें तो 50% का ओनर हो जिसको ओनरशिप कहते हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है कि वो 20% का ओनर हो, ये भी हो सकता है वो 100% का ओनर हो, तो आपने उसकी ओनरशिप की परसेंटेज भी डिफाइन कर देनी है। अगर ओनर के अलावा कुछ है तो आपने बेनामी, लेसी, टेनेंट इस पे आके क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ 1% लिख देना है, सिर्फ 1% ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, ठीक है? OIM ठीक है? अच्छा जी। इन केस ऑफ लिविंग विद पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का एड्रेस डाल देना मेरा भाई, ठीक है? पेरेंट्स का एड्रेस डाल दीजिएगा भाई साहब। अब क्योंकि ये बंदा पहले ही रजिस्टर्ड हुआ है, इस पोर्टल को आपने ऐसे ही समझना है कि आप ओनर हो तो 100% जी, ओनर हो तो। ओनर 20% का भी हो सकता है, फिर आप 20% लिखें, जितने परसेंट ओनरशिप है। आप याद रखिएगा ये जो बंदा जिसका मैंने ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इस लॉगिन करने को, ये साइन अप बनाने को आपने
यही समझना है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप एक फेसबुक का, आप इंस्टाग्राम का एक साइन अप बनाते हैं, आप वही वाला काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पर्टिकुलर्स अलग-अलग हैं, ठीक है? आपने इस तरह से इसको याद रखना है कि मुश्किल नहीं बनाना, कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे ये वाला मेंशन कर दिया, अब ये बंदा रजिस्टर्ड है तो मुझे वो कहेगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है? लेकिन मुझे क्योंकि ये फॉर्म फिल करना था आपके सामने, व्हाट इज़ यूनिट नंबर हियर? यूनिट नंबर से मुराद हलीमा ये है कि वो हाउस नंबर या ऑफिस नंबर, ठीक है? ये आपके सामने मैंने लिखा है कि ऑफिस नंबर क्या है, शॉप नंबर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है? तो मैंने लेट्स सपोज़ कहा कि ये वाली चीज़ यहाँ पे मैंने सबमिट किया, ठीक है? ये मुझे बताएगा कि बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है? देखिए प्रोवाइड अनदर ईमेल एड्रेस एज़ गिवन ईमेल एड्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। अगर मैं इसको कर भी लूँगा, तो इवन देन मुझे ये कहेगा कि बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें एक्यूरेट भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? इफ यू डोंट हैव यूनिट नंबर, नहीं ऐसा तो अगर यूनिट नंबर नहीं है ना तो आप इसमें 1 लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है? ये तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एड्रेस एफबीआई ले रहा है, ये फर्ज़ी है। आप तो सारी कार्रवाई आपके साथ वो ऑनलाइन ही कर रहा होता है, ठीक है? और ये कल को एड्रेस चेंज भी हो जाता है, ठीक है? वो चेंज करना भी आपको बताएँगे, ठीक है? सब डिटेल्स चेंज हो जाती है ना इज़िली। जी, जी, बिल्कुल चेंज हो जाती है इज़िली। आपका मोबाइल नंबर भी बाद में चेंज हो जाएगा, ईमेल भी बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है? आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको पोर्टल पे दिखा भी देंगे, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है? तो आपने जब इसको सबमिट करना है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला फॉर्म मैं आपके साथ फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ सारी डिसेबल हो जाती है जब आप सबमिट का बटन दबाते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे वो कोड दो जो मोबाइल पे आया और वो कोड दो जो आपके ईमेल पे आया। जब हम दोनों उसको कोड प्रोवाइड कर देंगे तो हमें एक मैसेज आएगा हमारे ईमेल पे भी एंड हमारे मोबाइल नंबर पे भी, ठीक है? उस मैसेज में 3 चीज़ें लिखी होंगी। नंबर 1 लिखा होगा उसके अंदर आपका पासवर्ड क्या है? ठीक है? पासवर्ड से पहले वो कहेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एनआईसी ही उसने लिखा होगा। वो कहेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और उसके सामने आपका एनआईसी नंबर लिखा होगा। नंबर 2 पे वो आपके अंदर आपको लिख के देगा पासवर्ड क्या है, ठीक है? आपके लॉगिन का। नंबर 3 पे वो आपको पिन भेजेगा, ठीक है? यानी कि ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तौर पे आपने सिर्फ कोड डालने हैं, तो कोड डालने के बाद आपको ये 3 चीज़ें एक ही मैसेज के अंदर मिल जाएँगी। वो आपके मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल पे मिलेंगी। कौन-सा मोबाइल नंबर, कौन-सा ईमेल नंबर? जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा। मोबाइल नंबर एंड ईमेल नंबर, ठीक है? अब उन डिटेल्स को यूज़ करते हुए आपने दोबारा से इसी पोर्टल पे आना है जी। चेंज द पिन। जी, पिन आप 1000 दफ़ा चेंज करें, पासवर्ड आप 1000 दफ़ा चेंज करें, ठीक है? ये अभी आपके सामने पोर्टल पे जाते हैं ना, ठीक है? कोई मसला नहीं है कि आप चेंज क्यों कर रहे हैं, कितनी दफ़ा कर रहे हैं। जब आपके सामने वो चीज़ें आ जाएँगी, लेट्स सपोज़ ये चीज़ें मैंने आपका सामने लिख दी, तो हमने जब इस पोर्टल पे आना है, तो यहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो आपका सीएनआईसी होगा और यहाँ पे आपने अस्सलाम अपना वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब हम कैपेसिटी के आगे हम शेयर के कॉलम में जाएंगे, फर्ज हुँ। करें अगर किसी की एक कनाल जगह में से, रिहायशी जगह में से 5 मरले किसी और के नाम है और बाकी किसी और के नाम है, जो 5 मरले जिसके नाम है वही टैक्स पेयर बनने जा रहा है, तो हम उसमें शेयर में क्या टिक करेंगे सर? कांडी इसका जवाब दें। भाई अगर जितनी जितनी उसके नाम है ना, हमने उसके बारे में बताना है। अगर उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, तो आप ओनर के अलावा जो दूसरा है ना, बेनामी लैसी-शैसी वो करके 1% कर दें। अगर वो उस चीज़ का ओनर है, हम चाहे एक जगह पे आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है? हमने ये देखना है कुछ जगह की जो ओनरशिप हमारे पास है कि नहीं है, ठीक है? अगर है, तो ठीक है, हम लिखते हैं कि ओनरशिप में भी हो सकता है 20% 30% हो, ठीक है? तो आपने अकॉर्डिंगली देख लेना है, मैं हूँ, मेरा भाई है, ठीक है? एक घर पे वो रहते हैं और वो उस प्रॉपर्टी का 50% मेरे भाई का, 50% मेरा, तो मैं ओनर लिखूँगा और साथ 50% लिख दूँगा, ठीक है? और सर ये तो प्रॉपर्टी का है ना, अगर हमने पे का या पैसों पे टैक्स देना हो तो उसका कैसे करेंगे? पैसों पे टैक्स देना, ये अभी टैक्स नहीं दे रहा है फरजाना और फौजिया, हम अभी एनटीएन ले रहे हैं, अभी तो हम टैक्स पे नहीं आए। ये जो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप उतने पे रिस्ट्रिक्टेड रहा करें। मैंने तो कहा अभी हम एनटीएन ले रहे हैं, एनटीएन लेने के लिए साहब कुछ और है। हेलो? फौजिया, हम जो श्योर यहाँ पे सर। जी, जी। अब अभी सिर्फ एनटीएन तक रहे हैं कि हम एनटीएन ले रहे हैं। एनटीएन लेने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन 2 इन्फॉर्मेशन हमने दी है। इस पोर्टल पे आए हैं और हमने कहा ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है? दैट्स इट। ठीक है जी? आगे मैं बढ़ रहा हूँ। म्यूट ऑल।
अब एक चीज आपको बता दूं कि आपने क्या कहते हैं, जब आपके पास पासवर्ड आया तो आपने जब लॉगिन करना है तो हमारे सामने यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। तो हम कर देंगे लॉगिन। जो ही आपने लॉगिन किया तो हमारे सामने एक ये नेक्स्ट स्क्रीन आ गई, ठीक है। जब ये नेक्स्ट स्क्रीन आ गई तो उसके बाद हमने ये करना है, आपके सामने हमने ये देखना हो कि जैसे आप लोग कह रहे थे कि हमने क्या करना है जी, हमने क्या करना है जी, हम इसमें से माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको नजर आ रही होगी, ये रजिस्टर होने के बाद ये फर्स्ट इंटरफेस आप लोग के सामने ऐसे ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो आपने करना ये है कि माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है, मैंने कर दिया। अगर मैं चाहता हूं इस बंदे का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना, तो यहाँ पे आके मुझे सेल नंबर पे चेंज करना है, ठीक है। और दूसरे लम्हे में मुझे यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं इसका ईमेल भी चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास अब ये जब बन गया है लॉगिन, ठीक है, तो उसके बाद ये 2 चीज़ें तो इज़िली यहाँ से एक क्लिक करने पे चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब सिर्फ मैं एनटीएन तक कहूँ, परेशान नहीं होना। ये 2 चीज़ें यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मोबाइल नंबर पहले और था, अब मैंने चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो कहता है बताएँ जी मोबाइल नंबर कौन-सा चेंज करना है, इज़िली चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बताते चलें कि इस बंदे का जब इन्होंने एड्रेस दिया, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इसने डेरा इस्माइल खान का जो ही एड्रेस दिया, ठीक है, तो इसको आरटीओ डेरा इस्माइल के करीब-तरीन जो एफबीआर का ऑफ़िस है, कौन-सा आरटीओ पेशावर, वो इसको अलॉट हो गया, ठीक है। और इस बंदे का कभी भी कोई मसला-मसाइल बनेगा, ये ऑफ़िसर तो एफबीआर में वैसे चेंज होते रहते हैं। अभी जो करंट ऑफ़िसर इसके केस को देखेगा, उसका नाम है अरशद अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, ये इसका ओहदा है, ठीक है, जो आरटीओ पेशावर में बैठता है। कभी भी इस बंदे को कोई नोटिस-वोटिस करना होगा, वो करेगा। अब मैन्युअली कम नोटिस आते हैं, ऑनलाइन नोटिस ज़्यादातर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगले लम्हे में हम आपको बताएँ कि अगर आप कहते हैं कि यार मैंने ये वाला एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, ये वाला एड्रेस चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना है तो उसके बारे में बताता हूँ। मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ इस प्रोफ़ाइल को यहाँ से। आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे आप क्लिक करके ये वाला चेंज पिन का बटन आ रहा है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, जो ही आपने क्लिक किया तो ये आपने खुद ब खुद पिन चेंज कर लेनी है। इवन आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव द ओल्ड या प्रीवियस पिन, आपको न्यू पिन बस देनी है कि मैं कहता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने इसकी ये देखें पिन चेंज कर ली, ठीक है। पिन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपके सामने आ गया कि पिन इज़िली बदल दी हमने, ठीक है। मैं बताता हूँ भाई 1 मिनट। अगले लम्हे में अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे मुझे चेंज पासवर्ड पे आना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ओल्ड पासवर्ड पहले उसको मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर न्यू पासवर्ड उसको देना है, ओके करना है, पासवर्ड मेरा बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है जी, डियर इफ वी वांट टू चेंज एडिट अपडेट एड्रेस ईटीसी। मैंने भाई 3 दफ़ा तो बताया, हम कर सकते हैं ना, अभी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, अभी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। सर ये हम एंड में ही करते रिटर्न फाइल करने के बाद या स्टार्ट में भी कर सकते हैं। ये किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, एनी टाइम, यू कैन डू दिस एनी टाइम, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपने इस बंदे के पार्टिकुलर्स अभी एनटीएन तक रिस्ट्रिक्टेड हूँ, सोलो प्रोप्राइटर पे नहीं गया प्रॉपर। अच्छा जी, अभी आप चाहते हैं कि मैंने इस बंदे के कोई पार्टिकुलर्स चेंज करने हैं, जो भी पार्टिकुलर्स थे, तो आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपके सामने आ रहा होगा। इज़ दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जी, जी मेरे भाई, अपना क्लीज़ बिल्कुल यही है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट के अलावा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। उनकी वेबसाइट पे रियल टाइम में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग भी यही कर रहे होंगे, बिल्कुल यही पोर्टल खोल के इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा जी, जो ही हमने क्लिक किया रजिस्ट्रेशन पे तो आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी, ये देखें इस तरह की, ठीक है। जब इस तरह की टैब ओपन होगी तो इसमें आपने आके ये सेकंड नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। इस सेकंड नंबर पे जब आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी इस तरह से,
ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है गवर्नमेंट का माली साल, इसके लिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा टैक्स ईयर का कंसेप्ट मैंने बाद में देना है। आई डोंट वांट टू मेक यू बोर्ड, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले पीरियड के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। अगर आप सुबह अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेस करते हैं, सुबह से लेके शाम तक अपने बिजनेस किया, आपने कहा मैं सुबह घर से निकला, तो सपोज करें मेरी जेब में 100 रुपये थे, दिन में मैंने कुछ चीज़ें बाय की तो मेरे पास पैसे मेरी जेब से गए, 100 रुपए की चीज़ें बाय की, फिर मैंने 200 की वो बेच दी, ठीक है, प्लस हो गया, पहले माइनस हुआ था। तो ये पूरे दिन का अगर आपने हिसाब-किताब करना हो तो एट द एंड अगर आपके पास रात को पैसे 500 पड़े हुए हैं तो आप कहेंगे अच्छा 100 रुपया तो सुबह वाला है तो यानी कि पूरे दिन का मेरे पास कितना प्रॉफ़िट या कितनी अर्निंग मैंने की है 400, ठीक है, क्योंकि 100 तो सुबह था। तो इस तरह से अगर आप जिस तरह अपने एक दिन का हिसाब-किताब देख रहे हैं, इस तरह से अगर गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस का हिसाब-किताब देखना हो कि किस माली साल में मैंने कितने कमाए हैं, तो गवर्नमेंट अपने एक दिन का हिसाब-किताब नहीं देखती। गवर्नमेंट हिसाब-किताब देखती है सालाना बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, इसलिए हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भी एनुअल फाइल होती हैं। तो वो देखती होती है गवर्नमेंट हमेशा से अपना 1 जुलाई से स्टार्ट होती है, ठीक है? 1 जुलाई से और आपका वो जाता है नेक्स्ट ईयर 30 जून तक, ठीक है? यानी कि आप कह लीजिए कि यहाँ 1 जुलाई से हम स्टार्ट हुआ करेंगे, ठीक है? और गवर्नमेंट का माली साल जाएगा कहाँ तक? 30 जून तक, ठीक है? ये गवर्नमेंट का माली साल होता है। अगर ये स्टार्ट हो रहा है 2021 से, तो ये कहाँ तक जाएगा? 2022 तक। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से शुरू होगा तो अगले साल खत्म होगा। अगर ये 22 है तो ये 23 तक जाएगा, ठीक है? अगर ये 20 है तो ये 21 तक जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपने जिसमें ये लास्ट 30 जून आता है ना, कानून के मुताबिक, कानून का सेक्शन ये अलग से मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। सेक्शन 74 बताता है कि जिसमें ये 30 जून आ रहा होगा, ये अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूँ और यहाँ पे 21 लिख दूँ, तो आपका गवर्नमेंट का माली साल कौन-सा बनेगा? जिसके साथ ये 30 जून अटैच होगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट को कभी भी आपने अपना जब आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि मुझे मेरे हिसाब से बताओ कि आपने टैक्स मुझे देना है, तो आप मेरे किस माली साल में आ रहे हो, ठीक है? तो अभी क्योंकि ये एक बंदा है जो अपना पार्टिकुलर चेंज करने जा रहा है, ये आज से चेंज करने जा रहा है, तो अगर मैं गवर्नमेंट का माली साल लिखूँ, तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा। ये कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 जुलाई 2022 से और ये अभी कहाँ तक जाएगा? 30 जून 2023 तक, ऐसे ही है? प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा, ऐसे ही गवर्नमेंट का भी माली साल चल रहा है ना? मैंने अपने हिसाब से नहीं देखना, मैंने गवर्नमेंट के हिसाब से देखना है। ठीक है? तो ये फिर टैक्स ईयर कौन-सा बनेगा? गवर्नमेंट का कौन-सा माली साल बनेगा? 22 का या 23 का? 2022। अल्लाहु अकबर! कौन से साहब 2022 शुभान साहब? अल्लाहु अकबर! कौन? 2023 30 जून 2023। शुभान साहब क्या हो गया है? कहाँ पे ख़्याल है आपका? सर सॉरी। मेरा ख़्याल है कि किसी का मैसेज आ गया आपको आपके फ़ोन पे। नहीं सर, बस आई मिस्टेकली, मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग इट। कि जिसके साथ ये जून लगा होगा ना, वो वाला गवर्नमेंट का माली साल होगा। इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं, ये मैंने आपको बताना है, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशन टैक्स ईयर। अगर कोई भी जो गवर्नमेंट का साल होता है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, वो जुलाई से स्टार्ट होता है और जून तक जाता है। जिसमें जून आ रहा होगा, वो गवर्नमेंट का माली साल होगा। लोग वैसे इसको ऐसे कह रहे होते हैं, ये कौन-सा माली साल है? 22 ओहो! इसको ऐसे पढ़ा जाता है 22-23 लेकिन एक्चुअली में कौन-सा टैक्स ईयर होता है? 2023 का, ठीक है? 22-23 नहीं, पढ़ते ऐसे हैं लेकिन ये कोई पूछे तो आपने बड़े वसूख से चौड़े होके बता देना है कि भाई टैक्स ईयर 2023 है हमारा, ठीक है? तो अभी क्योंकि ये आज अपने पार्टिकुलर चेंज करने जा रहा है, ठीक है? स्पेशल भाई ये बताऊँगा, शमून भाई सब्र रखिए, धीरज रखिए, मुझे पता है मैंने चीज़ों को कैसे लेके और कहाँ पे जाना है इंशाल्लाह। बस आपने मेरे साथ चलना है, आप इंशाल्लाह खुद कभी आवाज़ार नहीं होंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये इसने क्या बता दिया। फर्स्ट ईयर फाइल रिटर्न ना करें, नेक्स्ट ईयर 2 ईयर्स की इकट्ठी कर सकते हैं। भाई उसके लिए आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है? तो ये कर सकते हैं, फिर इसमें पेनल्टी भी है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी है, ये अगली बातें हैं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आगे हम प्रोसीड करते हैं जी। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि आप पार्टिकुलर्स कब से चेंज करने जा रहे हैं, किस टैक्स ईयर से चेंज करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको कहा कि हम गवर्नमेंट के किस साल के साथ लिंक हुए हुए हैं, ठीक है? हम गवर्नमेंट के टैक्स ईयर 2023 में बैठे हुए हैं।
जी 1000 रुपए की पेनल्टी होती है, ठीक है। उसके अलावा डिफॉल्ट सरचार्ज भी होता है अगर आपका टैक्स पेबल बनता है 12%। फिर वो काफ़ी चीज़ें हैं, 182, 205 काफ़ी ज़्यादा सेक्शन इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आप पेनल्टी का सोच रही हैं एटीएल के लिए, वो तो एटीएल के लिए है 1000 की पेनल्टी। अच्छा जी, मैंने कहा जी मैं गवर्नमेंट के टैक्स ईयर 2023 के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसने खुद बता दिया, ये आपके सामने लिख के मुझे बता दिया। कहता है 2023 का पता है क्या मतलब होता है? कहता है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे जाएगा। और ये 23 इसने क्यों बोला? ये क्योंकि जून किसके साथ लिंक हुआ? 23। और यहाँ पे जब मैं 23 हमेशा लिखूंगा, याद रखिएगा, वो फिर स्टार्ट पिछले साल के 1 जुलाई से हुआ करेगा, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी ये आपके सामने नई स्क्रीन अपीयर हो गई, जो 1 मिनट दें, ओपन हो रही है। स्क्रीन अपीयर होगी, ठीक है। अब इसमें आपको बताते चलें कि इस बंदे का यहाँ पे भी आप मोबाइल, ईमेल एंड मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बात याद रखिएगा, वंस यू हैव ऑब्टेन द एनटीएन, तो आपका एफबीआर के साथ ऐसा निकाह हो गया है। वैसे नॉर्मल निकाह की तो डिवोर्स हो सकती है, लेकिन इस निकाह की डिवोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। ये यानी कि ये जो आपको एनटीएन मिल गया, ये आप मर ना जाएं उस वक्त तक कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। आपको लाजमी तौर पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आपकी जान नहीं छूटेगी। तो उसके लिए फिर ये डेथ के वक्त ये लिक्विडेट होता है, अदरवाइज आपका अकाउंट, ये कुछ लोग होते हैं, सर जी मैंने रजिस्टर्ड तो अपने आप को एक दफ़ा करवा लिया था, मैंने अपने आप को डी रजिस्टर करवाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद एनटीएन खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता, ठीक है। एनटीएन खत्म करवाना, बनाना आसान है, जैसे पैदा होना आसान है, उसके बाद बनना मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह एनटीएन बनाना आसान है, उसके बाद एनटीएन को खत्म करना। बिज़नेस का एनटीएन खत्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका पर्सनल एनटीएन खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। आई एम पेइंग टैक्स इन आज़ाद कश्मीर, ठीक है। गिविंग अप नेशनैलिटी, इवन देन आप वो उस सॉर्ट में जब आप परमानेंटली अपने आप को लीव कर रहे हैं कंट्री से, तो फिर उस सूरत में भी जाते-जाते भी वो कहता है कि मुझे रिटर्न फाइल करके दे के जाओ, ठीक है। फाइनल हिसाब-किताब दे के जाओ। जिस ईयर तक आप कंट्री लीव नहीं कर रहे, उस वक़्त तक आप अपना सारा हिसाब-किताब दे के जाएँगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप वो कर सकते हो लिक्विडेट, ठीक है। वी हैव टू पे इन पाकिस्तान एज़ वेल, ठीक है। नहीं, नहीं, किसने कहा कि आपने अगर वहाँ पे पे कर रहे हैं, जहाँ पे आप रेज़िडेंट हैं, देखें ये रेज़िडेंट और नॉन रेज़िडेंट पे हम चले जाएँगे, अभी इसको मैं बता नहीं रहा, तो इसको बस अगली क्लास में कभी फिर बताऊँगा, ठीक है। एनटीआर लेने से सेल टैक्स कम हो जाता है? नहीं, किसने कहा? सेल टैक्स तो आपको अच्छा आप शायद सोच रहे हैं कि मैं कहीं से कोई चीज़ बाय करता हूँ, तो उस पे सेल टैक्स मुझे कम हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगले नंबर में आपको बताते चलें कि अब ये एनटीएन लेने के बाद बिज़नेस एंट्री डी रजिस्टर करवा बता देता हूँ। यार जाओ यार, क्या याद करोगे पहले लम्हे में यही बता देता हूँ। इस पे आता हूँ। ये देखो बिज़नेस एंट्री डिलीट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। डेथ के बाद उसके लीगल हायर्स करेंगे, उसके जो कानूनी वारसा हैं। अगर बिज़नेस एंट्री डिलीट करना हो, ये माय प्रोफाइल पे आना है, ठीक है? क्लिक करना है। क्लिक करने का अगर किसी ने 1 ईयर की रिटर्न नहीं पे किया तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? भाईजान पेनल्टी एटीएल में आने की ₹1000 है, फिर अगर आपने लेट किया तो 1000 की पेनल्टी अपना 12% का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी होता है, 12% की पेनल्टी टैक्स पेबल पे अलग होती है, ठीक है? खैर अभी उन चीज़ों पे आप नहीं जाइए, ठीक है? इतना आप धीरज रखिए, जितना बता रहा हूँ उतना सुनिए। अच्छा, ये बिज़नेस पे आप आओ, ठीक है? ये पर्सनल डिटेल्स पे पहले हम थे, ये बिज़नेस पे, ठीक है? ये अल्लाह आपका भला करे, ये बिज़नेस टैब पे, ठीक है? बिज़नेस टैब पे जो ही मैंने क्लिक किया, तो मेरे भाई ये डिलीट का एक बटन आ रहा है। सिर्फ़ मुझे एक डिलीट का बटन दबाना है। ये आपके सामने डिलीट का बटन दबा के भी दिखा देता हूँ। डी रजिस्टर करना कितना आसान है। यहाँ पे आके किस दिन से डी रजिस्टर करना है, ठीक है? ये एक क्लिक करनी है, ओके करना है, तो बिज़नेस आपकी प्रोफ़ाइल से डिलीट हो जाएगा, ठीक है? कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं है, ठीक है? आसान सा काम है। लेकिन अभी हम बिज़नेस ऐड करने की तरफ तो गए नहीं, तो अभी हम बिज़नेस ऐड करने की तरफ वापस जाते हैं। ये आपके सामने ये वाला हमने फ़ॉर्म खोला हुआ था, ठीक है? ये वाला फॉर्म हमने खोल रखा था, ठीक है? हाँ, इसमें एक छोटा-सा पॉइंट आपको बता दूँ, ये मैं वैसे दोबारा बताना पसंद करूँगा। हम कहाँ से आए थे? रजिस्ट्रेशन से आए थे, मॉडिफ़िकेशन पे आए थे
मैंने यहाँ पे टैक्स पीरियड 2023 सिलेक्ट किया था, एंटर किया था, एंटर करने के बाद सिलेक्ट किया था। ये मैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए आया हूँ वापस। कभी ये लिखा हुआ आ जाएगा ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एज अनदर ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड कंप्लीटेड। अगर आप 1 साल की रिटर्न फाइल कर चुके हैं, दोबारा उसी साल की रिटर्न फाइल करने जाएँगे तो तब भी ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है? अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, ओपन करके छोड़ दिया था, ड्राफ्ट में चीज़ पड़ी होगी, फिर भी आपको यही मैसेज आएगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं ये फॉर्म ओपन कर चुका हूँ, ओपन करने के बाद मैंने इस पे काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था, तो ये वाला फॉर्म अब मेरे ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। ये ड्राफ्ट में आके ये ड्राफ्ट है, ठीक है? ये ड्राफ्ट पे जब क्लिक करूँगा, तो ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद मैं देखूँगा कि इसके अंदर ये वाला फॉर्म मेरा पड़ा हुआ होगा। ये देखें ड्राफ्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर ये पड़ा हुआ है। जब मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जो ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये चीज़ इनेबल हो जाएगी। इसमें या तो ये एडिट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, तो मैं क्लिक करूँगा किस चीज़ पे, एडिट पे, ठीक है? मैंने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है? जब एडिट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है? तो उसके बाद अगले लम्हे में मैंने यहाँ पे बिज़नेस पे जाना है, ठीक है? अब मैं बिज़नेस ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप कहेंगे वो एड्रेस चेंज करने वाली बात, वो मैंने बात और वो खुद रोक के रखी हुई है, वो सेक्शन 209 में हम पढ़ेंगे, ठीक है? सेक्शन 209 ज्यूरिसडिक्शन चेंज करने के लिए होता है फिर, ठीक है? तो इस वाली ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेकिन फिर किसी और क्लास में, ठीक है? ज्यूरिसडिक्शन के चेंज करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, कमिश्नर आईटी को, वो सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन पहले लम्हे में भी आप सोचते हैं जो बंदा उसके आईडी कार्ड का एड्रेस ना लिखें बल्कि उसको पूछें कि यार आप रहते कहाँ हो? कहाँ आपने रहना है आगे? मिसाल के तौर पे मैंने जब रजिस्टर्ड किया था तो तब मैंने अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस दिया था, ठीक है? जो कि मुझे आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं रेज़ाइड इस्लामाबाद में कर रहा हूँ या कल को कराची शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आरटीओ कुछ और है, कल को मुझे टैक्स का नोटिस आ गया, तो मुझे उस रेलेवेंट आरटीओ से कोऑर्डिनेशन करने के लिए खुद जाना पड़ेगा या वहाँ पे कोई वकील रखना पड़ेगा। तो आप उस बंदे का जिस बंदे का आप एनटीएन बना रहे हैं, उसको कहें कि भई आप रहते कहाँ पे हो? ताकि ये नहीं कि वो कहता है एक आध दिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे वो रहता है परमानेंट या उसके रहने का इरादा है, वहाँ का आप एड्रेस दीजिएगा, ठीक है? जैसे इस बंदे का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ये दिया हुआ है, ठीक है? तो मेरे भाई हम आ गए बिज़नेस पे, बिज़नेस ऐड करने लगे, ठीक है? बिज़नेस को ऐड करने के लिए मैंने बिज़नेस पे क्लिक कर दिया। जो ही क्लिक किया इस बंदे ने ऑलरेडी एक बिज़नेस अपनी प्रोफ़ाइल में ऐड कर रखा है, ठीक है? ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है? मुझे तो एक और बिज़नेस को ऐड करना है, ठीक है? अगर एक और बिज़नेस को ऐड करना है तो मुझे ये इस वाले प्लस पे ये नज़र आ रहा है प्लस, इस प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है? इस प्लस के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी जो कि इस तरह से होगी। इस पे वो मुझे कहेगा अच्छा एक और बड़ी अच्छी बात आपको बता दूँ, अगर आप कंपनी बनाएँगे तो आप कोई ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो किसी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता-जुलता किसी का नाम हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा बाकर एंड कंपनी बना के बैठा हुआ है कंपनी और आप कहते हैं मैंने भी बाकर एंड कंपनी बनानी है तो आप वो वाला नाम नहीं रख सकते। लेकिन एफबीआर के अंदर सैलरी पर्सन रखें। सैलरी पर्सन की रिटर्न अलग डिस्कस करेंगे, अभी बिज़नेस तक आ जाओ, ठीक है? मैं बिज़नेस इनकॉर्पोरेशन बता रहा हूँ। सैलरी वाला बताऊँगा, जो-जो चीज़ें हो रही हैं उसके रेलेवेंट कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछा करें प्लीज़। क्योंकि जो चीज़ें जब मैं कोर्स सारा पढ़ा लूँगा ना, फिर आपने मुझे कहना है कि यार ये वाली चीज़ आपने नहीं बताई, ये वाली नहीं बताई, ठीक है? तो मेरा एक अपना एक वो है रोड मैप है, ठीक है? तो उसके साथ-साथ चलें, ठीक है? तो इस एफबीआर के अंदर क्योंकि आपके बिज़नेस की पहचान किसी भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो इसकी पहचान आपके गुडविल कैसे ले सकते हैं सेम ब्रांड? मैं नहीं बता रहा अभी। अच्छा, आप चाहते हैं कि भाईजान आप जो है ना अपना बिज़नेस उसी नाम से रजिस्टर्ड करें जो किसी और नाम से बंदा करके बैठा हुआ है, तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा सलीम एंड कंपनी रजिस्टर्ड करके बैठा हुआ है एफबीआर में और मैं चाहता हूँ मैंने भी सलीम एंड कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, ठीक है? उस नाम से। तो मैं कार कर सकता हूँ एफबीआर के अंदर यानी कि वो अपना बिज़नेस डाल सकता हूँ। इसको कंपनी नहीं कहेंगे, जो अभी मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहा हूँ ये कंपनी नहीं है। अगर कोई बंदा इसको कंपनी बोलेगा तो वो गलत बोलेगा। आपने कहना है कि ये सोल प्रोप्राइटर है, जो एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो रहा है। तो यानी कि इसकी पहचान आपके एनटीएन से है। उस बंदे का जो पहले सलीम एंड कंपनी बना के बैठा हुआ है उसका अपना एनटीएन है। आप अपनी सलीम एंड कंपनी बनाते हैं इसका अपना एनटीएन है। आप कहीं फिर एंड कंपनी क्यों कह रहे हैं? अच्छा ये बड़ा एक फ्लॉ है मतलब एफबीआर का या कोई ऐसा कह लें कि सोल प्रोप्राइटर का कोई क्योंकि कानून नहीं है, तो आप जैसे आपका दिल करता है आप इसका नाम रख लें। मैं मिसाल देता हूँ अब इस बंदे ने क्या शुगर लगाया हुआ है। इस बंदे ने पता है क्या नाम रखा हुआ है?
IU इम्पैक्स SMC प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि ये सिंगल मेंबर कंपनी तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो सोल प्रोप्राइटर है, लेकिन इससे नाम क्या रखा हुआ है? जो बंदा इसको अपेरेंटली देखा, इस बंदे ने इस नाम से बिजनेस बैंक अकाउंट भी खुलवाया हुआ है। जब ये किसी बंदे को अकाउंट देता है तो वो अगला बंदा यही समझता होगा कि ये कंपनी अकाउंट है। हालांकि ये कंपनी अकाउंट नहीं है, बल्कि ये क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। यानी कि यहाँ पे आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम ना रख लेना जो कानूनी तौर पे, यानी कि आप कोई ऐसा नाम रख लें जो इल्लीगल हो, वो ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। हाँ, कुछ ऐसा नाम भी नहीं रख सकते जो फ्रॉडुलेंट हो, जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तकलीफ देता हो, या कोई ऐसा नाम हो जो कि आप ये कह लें किसी गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन को शो करता हो, या कोई ऐसा नाम ना हो जिसके लिए कानूनी तौर पे आपके लिए एनओसी लेना मैंडेटरी हो जाए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, मैं कहता हूँ यार अच्छा मैं लिखता हूँ अरफानुल्लाह आर्म्स ट्रेडर्स। अगर क्योंकि असले का काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से क्योंकि अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो अब बैंक वाले मेरा बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। रजिस्टर्ड तो मैं इसको कर लूंगा, लेकिन बैंक वाले कहेंगे भाईजान पहले आप क्या करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अप्रूवल लेके आए। यानी कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है कानूनी तौर पे। तो ऐसा आप यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बिजनेस बैंक अकाउंट फिर नहीं खुलेगा, ठीक है। गुडविल अच्छा नहीं भाईजान, ये हमजा भाई बाद में बताऊंगा ना। अब ऐसी चीजें मैं अपने सीक्वेंस से चलूंगा ना। अब हर बंदे को रेलिवेंट में एड्रेस तो नहीं कर सकता ना। फ्रॉड में नहीं आएगा ये। जी, फ्रॉड तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि इसका कोई कानून नहीं है, क्योंकि कानून नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा डिसेप्टिव कह लें, धोखाधड़ी है, ठीक है। बिज़नेस का स्टेटस मिसस्टेट हो रहा है, वो डिसेप्टिव कह लें, तो क्योंकि कानून नहीं है मतलब हाँ, कंपनीज़ एक्ट इसको कह सकता है कि यार ये आप गलत कर रहे हो, ये आप सही नहीं कर रहे, ठीक है। सर ये नेम भी तो फ्रॉडुलेंट होगा। अगेन मैं कहूँगा डिसेप्टिव होगा, फ्रॉडुलेंट मैं इसको नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि किसी ने मना नहीं ना किया, जो मर्ज़ी आप रखें, या तो किसी कानून ने या किसी जगह पे मना हो ना। हाँ, आपका कंपनीज़ एक्ट बोल सकता है कि ये वाला आप कंपनी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का, अनलेस के यू आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज़ एक्ट विद द एससीसीपी, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसे कुछ भी नाम यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। मीन्स के सर यूनिक भी हो सकता है, डिफर हो। यूनिक हो ना हो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आपको नज़र आया फलाँ बंदे ने अलीम एंड को रखा हुआ है, आपने कहा मैं भी अलीम एंड को रखता हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि यार इस बंदे का नाम क्योंकि ज़्यादा चल रहा है और मैं इसे एक ये टिप दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी-सी ना इससे पहचान ज़्यादा हो, तो आप इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज़ेशन में अपना साथ लोगो वगैरह भी रजिस्टर्ड करवा लेना, ठीक है? अपना आपने लोगो वगैरह भी रजिस्टर करवा लेना ताकि उसका वो फ़ायदा हो जाए। विथहोल्डिंग टैक्स कम होगा नहीं भाई, विथहोल्डिंग क्यों कम होगा? ये बाद में बताऊँगा। विथहोल्डिंग तो होता ही एनटीएन की बेस पे, और एनटीएन पे हम देखते हैं कि वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, एओपी है। जी, ये सोल प्रोप्राइटर में आएगा भाई। एफ ऐसी ये इस पोर्टल पे जिस भी बिज़नेस को आप रजिस्टर्ड करोगे, वो उसको आप हराम है अगर आप कहते हो कि वो वाला मतलब क्या है, कंपनी है, वो पार्टनरशिप है। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड हो रहा है, यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो, वो सोल प्रोप्राइटर है। कोई भी बंदा नेक्स्ट क्लास से मुझे ये कहता हुआ नज़र ना आए कि ये कंपनी है, ठीक है? Can a private company use a sole proprietor for using the same name which private company is using and has registered a trademark for it? अगर कंपनी ने ट्रेडमार्क यूज रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो ऑब्वियसली वो सोल प्रोप्राइटर को केस कर देंगे। अगर सोल प्रोप्राइटर ने करवाया हुआ है तो ट्रेडमार्क की हद तक तो आप केस कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि ये नाम मेरा है, ठीक है। नाम कुछ और है, ठीक है, क्योंकि एससीसीपी का गवर्निंग लॉ अलग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कानून अलग है। सर ये एफबीआर के नाम पे बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। कर लो भाई, कर लो मेहरान भाई, कर लो। व्हाट इज द सेम नेम ऑफ द फर्म? व्हाट अबाउट सेम नेम ऑफ द सर्वर? कोई मसला नहीं, कोई आपको कोई जगह, कोई कानून, कोई मतलब अदारा कोई मना नहीं कर रहा कि आप ये नाम नहीं लिख सकते। अभी खैर यहाँ तक रुके, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, बिज़नेस को ऐड करते हैं। बिज़नेस को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया। जो ही मैं क्लिक करूँगा आपके सामने ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। जब ये स्क्रीन आ गई तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बिज़नेस का नेम डालना है, एक्विजिशन डेट किस दिन से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बिज़नेस को ऑब्वियसली हमने क्योंकि जब सोल प्रोप्राइटर का बताया था तो उसमें आपने कहा था कि आपके बिज़नेस का नाम तो आप कोई भी रख लेना, जो अभी भी मैं बता रहा था। एक्विजिशन डेट से क्या मुराद है कि आप किस दिन से ये बिज़नेस करेंगे। मैंने कहा जी इस बिज़नेस का नाम सपोज़ करें मैंने ये लिख दिया, सपोज़ करें, ठीक है। रख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद एक्विजिशन डेट हम मेंशन कर देंगे। जब एक्विजिशन डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है? ये एक्विजिशन डेट वो है जिस दिन से हम बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं या जिस दिन से बिज़नेस हम रन करेंगे, ठीक है? मैंने कहा ये वाला जो बिज़नेस मैंने ऊपर लिखा है शर्तली एंड को, ठीक है? ये मैं आज की डेट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? डेट मैंने मेंशन कर दी। अब इस बिज़नेस का क्या मैं बेनामी हूँ, लेसी हूँ? अब ऑब्वियसली हमने कहा था सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा होता है एंड दैट पर्सन इज़ सपोज्ड टू बी द ओनर, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे बेनामी वगैरह मेंशन नहीं करना, मुझे उसको ओनर मेंशन करना है। जब ओनर मेंशन कर दिया तो ये वाला जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस काम क्या करता है? इसका काम मैंने ऐड करना है, उसके लिए यहाँ पे आना है, ठीक है? जब मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है? इस पे क्लिक करूँगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। जी, आप बिल्कुल माय प्रोफ़ाइल से बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। समीउल्लाह जदून साहब ये सब लोग को क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, मैं आपकी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन अब बात ये है कि अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है, अगर वो स्टक हो जाता है, हो सकता है आपके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल इतना मायने ना रखता हो, लेकिन जो बंदा पूछ रहा है, तो हो सकता है कि वो उस एक चीज़ की वजह से बाकी सारी क्लास में डिस्टर्ब रहे, ठीक है? तो मुझे तो एतराज़ नहीं है, बल्कि आइंदा हम स्टॉप कर दिया करेंगे। हम लास्ट जो 15 मिनट्स होंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर सेशन करता भी हूँ, उसमें हम अगर डिस्कस कर लेते हैं। इफ मेजॉरिटी ऑफ द क्लास थिंक्स कि मुझे क्वेश्चन दरमियान में नहीं लेने, तो भई मैं तो आप लोग के लिए बैठा हूँ, मैं कोई ज़ाती तौर पे अपने लिए तो नहीं बैठा हुआ। जो आप कहेंगे मैं उसके लिए कर लूँगा। ये आप लोगों की एक कंसेंसस होगी, मतलब जो मेजॉरिटी लोग कहेंगे। उसमें से अगर मुझे 10 लोग कहते हैं कि हाँ जी, ओके करना है, अभी मैं पोल करवा लेता हूँ, एक आपने मैसेज करना होगा, लेकिन अभी करते हैं इस चीज़ पे थोड़ी देर में। ये जो बिज़नेस है, ये काम क्या करता होगा, इसके लिए आपने सबसे पहले, ठीक है? इसमें सबसे पहले आपने क्लिक करना है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी पे, ठीक है? यानी कि ये बंदे का काम ही यही है, ठीक है? प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या होती है कि ये कारोबार जो मेन काम करता है, वो उसको प्रिंसिपल एक्टिविटी कहा जाता है, यहाँ पे बस उसको टिक करना है। अब उस काम को हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने सर्च पे आना है, ठीक है? जब हम सर्च पे आएँगे, तो हमारे सामने पाकिस्तान में जितने भी लीगल काम हो सकते हैं, उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। लेट्स सपोज़ ये लिस्ट ओपन होगी, तो आपने क्या करना है, इस लिस्ट में से अपना रेलेवेंट काम जो आप करते हैं, उसको ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, निकालना है। मैं कहता हूँ जी, आपके सामने कुछ मैंने बिज़नेस लिख के रखे हुए हैं। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, तो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है? इसके अंदर और सर्च कर देना है। जो ही मैंने सर्च किया तो कंस्ट्रक्शन के रेलेवेंट जितने काम हो सकते हैं उसने मुझे ये 2 टैब्स पे लिख के दे दिए। वैसे अगर मैं आपको वैसे दिखाऊँगा तो ये 63 पेजेज़ हैं जिस पे उसने ये सारे काम लिखे हुए हैं, पाकिस्तान में जितने लीगल काम हो सकते हैं। लेकिन वो 63 में से 2 पेज ऐसे हैं जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है जी, आपने इसमें से अपना देखना है जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है? वो आपका कौन-सा है? क्या आप बिल्डिंग को बनाने का काम करते हो? आप क्या बिल्डिंग बनाने का काम करते हो? क्या आप कोई रेलवे-शेलवे के काम करते हो? हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको बताते चलें कि ये जो स्लैश स्लैश करके लिखा हुआ है, तो आपने ये मेन इसकी कैटेगरी सारी ये कंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है? लेकिन इसके साथ आगे फर्दर ये भी देखना है कि बिल्डिंग के मतलब है, ये रोड्स, रेलवेज़ के मतलब है, ये कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स टाइप हैं, ठीक है? ये कोई स्पेशलाइज़्ड प्रोजेक्ट है। आपने कोई अपना जो रेलेवेंट काम बनता है वो ढूँढना है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, अगर नहीं यार मैं तो टैक्स का काम करता हूँ, तो यहाँ पे आप टैक्स लिखेंगे, जो ही आप टैक्स लिखेंगे, तो आपका जो रेलेवेंट काम है उसने आपको ढूँढ के दे दिया। आपने सिर्फ़ यहाँ पे ढूँढने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करना है। मैंने सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। या अब इसने ऑटोमैटिकली आपको खुद ये फ़िल करके दे दिया। जब आपको इसने खुद फ़िल करके दे दिया, तो आपने अगेन पहले पीछे भी लिखा था एक्विज़िशन डेट, यहाँ पे फिर अगेन वही वाली डेट आपने रिपीट कर देनी है स्टार्ट डेट। हाँ, ये कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर यहाँ से मैं इसको 5 साल पुराना लिख दूँ? अगर 5 साल पुराना लिखोगे तो मेरा भाई 5 साल से पुरानी रिटर्नें भी आपको बिज़नेस की सबमिट करनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी 5 साल पुरानी बिज़नेस वो रिटर्नें पर्सनल रिटर्नें सबमिट कर चुके हो, तो या तो अपनी सारी रिटर्नों का आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा और वो फिर रिवीजन की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो रिकमेंडेड यही है कि अगर आज आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पुरानी डेट शीट ना लिखना, बल्कि जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो, असूली तौर पे उसी डेट को मेंशन कीजिएगा। मैंने मेंशन कर दिया। देन मैंने क्या करना है ओके, ठीक है? ओके करने के बाद अगेन मैंने वन्स मोर ओके कर देना है, ठीक है? अच्छा जी, क्या-क्या क्वेश्चन है जी? सच लॉ फॉर्म अच्छा लॉ लॉ फॉर्म में भी वही उसमें आगे काम काम आप ढूँढेंगे ना कि ये काम है ना, ठीक है? सिर्फ लॉ फॉर्म नहीं
आगे उसमें आप लीगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सर गोल्ड की शॉप की कैटेगरी बता दें प्लीज। इसी के अंदर आपने गोल्ड का आपको काम मिल जाएगा, बस सिर्फ सर्च करना है मेरे भाई। खुद भी थोड़ा सा हाथ हिलाया करें, थोड़े से, ये नहीं कि मैंने सारा कुछ मैंने करना। और सर अगर जो काम हम कर रहे होंगे वो यहाँ, जी बिल्कुल, जो काम कर रहे होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली रेलिवेंट। एसटी से क्या, एसटी से मतलब है सेल टैक्स, ठीक है। और उस बिजनेस को सेल टैक्स में रजिस्टर करना हो तो एसटी पे क्लिक कर देना, या सेल टैक्स भी आपके बिजनेस पे लगता है तो मैं रिकमेंड करूंगा सेल टैक्स को हम अलग से देखेंगे, सेल टैक्स पे क्लिक नहीं करना। सर डाटा स्टार्ट डेट में 1 जुलाई से पीरियड से डेट, हाँ बिल्कुल 1 जुलाई से कर दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको वो बिजनेस तो सपोज करें कि 1 जुलाई के बाद क्या कहते हैं रिटर्न तो 1 जुलाई से ही आपको फाइल करनी होगी ना। अच्छा, जब इतना बिजनेस ऐड कर लेंगे तो अभी तक बिजनेस ऐड नहीं हुआ, आपको अगेन यहाँ पे तो शो हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो शो हो गया। अभी मुझे इस बिजनेस का एड्रेस भी डालना है। वो कैसे डालना है कि बिजनेस हो कहाँ पे रहा है। आप ये कहें कि जो पहले 181 फॉर्म फिल करते एड्रेस डाला था, वो तो डाला था एनटीएन लेने के लिए, उस बंदे का पर्सनल एड्रेस था। अब यहाँ पे ये बिजनेस हो रहा है, यानी कि ये फिर हम एनटीएन के अंदर हम अपना बिजनेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस बिजनेस का ये बशर्ते को करके मैंने लिखा, ये वाला काम कहाँ पे हो रहा है, इस बिजनेस का एड्रेस लिखने के लिए मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। बशर्ते एंड को पे जब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये नीचे उसने बिजनेस एक्टिविटी खुद लिख दी, क्योंकि ये वाली बिजनेस एक्टिविटी मैंने सिलेक्ट की थी आपके सामने अभी पिछले स्टेप में। यहाँ पे मुझे बिजनेस प्रॉपर्टीज में इसका एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसका एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक करके ऐड नहीं होगा, बल्कि आपने क्लिक करना है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आई शैल बी हैविंग एन अदर स्क्रीन, वो स्क्रीन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। हर बिजनेस के लिए अलग अलग आपको एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, हर बिजनेस के लिए। और वो एक ही जगह पे होगा तो एक ही जगह दे दीजिएगा। अगर हर बिजनेस अलग अलग जगह पे हो रहा है तो हर बिजनेस के लिए आपको जो उसका यूनिक एड्रेस है वो प्रोवाइड करना। मतलब हो सकता है एक ही जगह पे 10 बिजनेस आप कर रहे हो, दिस इज नॉट द केस कि आप कहें कि नहीं एक जगह पे 2 बिजनेस नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर बिजनेस ऐड करके डिलीट कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस इन, मेरे भाई अभी तो मैंने आपको दिखाया कि वो माय प्रोफाइल पे जाके डिलीट का बटन दबाना है, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप कीजिएगा प्रैक्टिस, कोई मसला नहीं है। आपको डिलीट करना तो इसलिए पहले बताया है, ऐड करने से भी चीजें जैसे बनानी मुश्किल होती हैं। हाँ, ये बस ऐसे ही लोग हैं, चीजें बनानी मुश्किल होती हैं, बिगाड़नी आसान होती है। तो इस तरह बिगाड़ने के लिए उसने सिर्फ एक बटन दिया डिलीट का, और बनाने के लिए वो कितना लंबे चौड़े उसने खाते में डाला हुआ है। अब मैं कहता हूँ नहीं, 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 ये वाली जगह नहीं है जहाँ पे बिज़नेस होता है, बल्कि मेरी तो कोई और जगह है। तो फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड अदर प्रॉपर्टी पे, ठीक है। मैंने जो ही ऐड अदर प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे सामने फिर पहले की तरह, जैसे मैंने पहले वो डाला था, आपको याद होगा जब मैंने फॉर्म 181 फिल किया था, तो मुझे दोबारा से ये जहाँ पे बिज़नेस हो रहा है उसका एड्रेस बताना है। क्या ये वाला सोल प्रोप्राइटर जो है, ये जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, ये पाकिस्तान की किसी प्रॉपर्टी पे बिज़नेस कर रहा है, ये कोई बाहर प्रॉपर्टी है जहाँ पे बिज़नेस हो रहा है? आप कहें क्या यहाँ पे बैठे होकर बाहर बिज़नेस कर रहे हैं तो वो भी एसपीआर को बताना है? जी, बिल्कुल बताना है, ठीक है। और वो बाहर बिज़नेस हो रहा है तो आप फॉरेन प्रॉपर्टी पे क्लिक करना, जो अगर वहाँ पे हो रहा है, अगर लोकल पाकिस्तान में हो रहा है तो लोकल पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नहीं जी पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैंने लोकल पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद अगले लम्हे में हम जी उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स देंगे। ये मैं जल्दी से अब आपको रेजिडेंशियल वगैरह ये बता चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। तो मैं इसी तरह से इसको फिल कर रहा हूँ, खुद फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जब मैंने सारा एड्रेस ऐड कर लिया तो यहाँ पे ये वाला एड्रेस शो हो गया आपके सामने, ठीक है। एड्रेस जब शो हो गया मुझे यहाँ पे टिक लगाना है इस पे, ठीक है। क्लिक करूंगा टिक लग जाएगा। टिक लगाने के बाद मैंने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे जो ही क्लिक करूंगा मेरे सामने ये वाला एड्रेस नीचे उस बिजनेस में ऐड हो जाएगा। अब ये देखिएगा अब शर्तली इनकम में जब क्लिक किया तो एक्टिविटी पहले आ रहा था, यहाँ पे अब बिजनेस एड्रेस भी शो हो गया है, ठीक है। बिजनेस एड्रेस के सामने ये वाली चीज जो मैंने अभी डाली है वो वाली शो हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट लम्हे में मैंने आना है जी अटैचमेंट पे, ठीक है। अटैचमेंट पे आके अब बिज़नेस ऐड करने के लिए सिंपली आपने पहले नंबर पे पीरियड सिलेक्ट किया था, ये कल मैं रिकैप भी कराऊँगा, पीरियड सिलेक्ट किया था, फिर बिज़नेस पे आए हैं। बिज़नेस पे आने के बाद मैं अटैचमेंट पे आ गया हूँ। बिज़नेस आपके सामने अभी मैंने स्टेप कंप्लीट किया है। जब अटैचमेंट पे मैं आया हूँ, तो मेरे सामने ये एक नई स्क्रीन आ जाती है।
मुझे यहाँ पे इसको 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं। कौन-कौन सी? एक तो मुझे टेनेंसी एग्रीमेंट या रेंटल एग्रीमेंट देना है अगर मैं वहाँ पे रेंट पे हूँ, ठीक है? अगर मैंने प्रॉपर्टी का बताया है कि मेरा रेंट पे है तो मुझे रेंट एग्रीमेंट ऐड करना है। और मैंने कहा कि मैं ओनर हूँ तो मुझे प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना है, कोई म्यूटेशन डीड, कोई इंतकाल, कोई रजिस्ट्री, कोई डॉक्यूमेंट कि मैं इस जगह का ओनर हूँ, ठीक है? फिर एक बिजली का, गैस का, पानी का कोई बिल मुझे अटैच करना है जो 3 माह से पुराना ना हो, ठीक है? और वो पेड बिल होना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये चीज़ें ये फ़र्ज़ी हैं, लोग यहाँ पे एक ब्लैंक सफ़ा, एक खाली पेज भी अटैच कर देते हैं, एफबीआर वाले इस चीज़ को नहीं देखते। अटैच करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है? जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है? असूली तौर पे प्रोफ़ेशनली अटैच कीजिएगा, लेकिन आप नहीं भी करते तो काम चल जाता है, ठीक है? अच्छा, ये इस पे क्लिक किया, उसके बाद अगेन ये वाली स्क्रीन आ गई, इस पे अगेन अटैच पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? जब आप अटैच पे क्लिक करेंगे, वो कहता है मुझे फ़ाइल बताओ कहाँ पे पड़ी हुई है। मैंने उस फ़ाइल को यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करना है, कहाँ पे फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है? जब मैं फ़ाइल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? सिंपली ऐसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे सिर्फ़ ओके करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये वाली चीज़ यहाँ पे क्लिक करके क्लोज़ कर दी। फिर दोबारा से इस तरह से मुझे पेड बिल को भी अटैच करना है। व्हेन आई डन दिस ऑल तो मुझे यहाँ पे एक सबमिट का बटन दबाना है, ठीक है? जो ही सबमिट का बटन दबाऊँगा तो मेरा बिज़नेस ऐड हो गया। बिज़नेस को देखना कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। नाउ आई वांट टू टर्न टू योर क्वेश्चन। जो आप लोगों के क्वेश्चन्स हैं प्लीज़ पूछिए, ठीक है? और रिटर्न भी अटैच कर सकते भाई ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ना बस उ उस हद तक रहें, ठीक है? आप जो रिटर्न है बाकी सारे क्वेश्चन है इसको अगली क्लासों में पूछिएगा ना जब जो-जो चीज़ मैं बताता जाऊँगा। ये पाइल अप आपके साथ चीज़ें खुद होती आएँगी कि अच्छा हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है? तो क्यों मतलब मैं चीज़ बता और रहा हूँ, चल और तरफ पढ़ते हैं। कैन यू प्रोवाइड एन आईडी फॉर नहीं, मैं अपनी आईडी नहीं दूँगा, ना किसी और क्लाइंट की दूँगा। आप अपनी आईडी क्रिएट कर लें क्योंकि आपने चीज़ सीखनी है। कल को अगर आपकी बिज़नेस कोई इनकम ना भी हो, तो आप क्या कीजिएगा रिटर्न अपनी नल फाइल कर दीजिएगा। ज़ीरो की रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। कानूनी तौर पे थोड़ा बाइंडिंग हो जाएगा वरना कोई मसला नहीं है। अगर आप एफबीआर के पोर्टल पे सबमिट नहीं करते कुछ भी, प्रैक्टिस आप जितनी मर्ज़ी करें, कोई आपको कोई मसला नहीं कर रहा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा कि यार आपने पोर्टल बनाया ये क्यों कर रहे हैं? सालाना एक रिटर्न फाइल करनी है, कर दीजिएगा। आप अपना पोर्टल क्यों नहीं जनरेट करते? मसला क्या है? अगर आप पोर्टल जनरेट कर भी लेंगे, तो इश्यू तो कोई नहीं है। सर अगर हम ऑफिस शेयरिंग बेस पे हो ना ना भाई उसमें सिर्फ अदर वाला ओनर के अलावा दूसरा वाला करिएगा 1% कीजिएगा। ऑटोनॉमी मीन्स कि फुल डिसीजन मेकिंग पावर ठीक है? ऑल इन ऑल। सर अगर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा जो एनटीएन है ना मैं उसका पासवर्ड भूल गया हूँ, इसका कोई हल है? भाई कल की क्लास में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। रिकवरी का तरीका कल बताऊँगा। जी, ठीक है। वो सर एक बंदे से करवाई थी तो वो बता नहीं रहा मुझे। नहीं, वो मैं आपको बता दूँगा, मैं बता दूँगा आपको, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया। आपको एक-एक चीज़ आपको ईज़ी-ईज़ी करके बताएँगे ना। फिर अगर जी सर, पासवर्ड बहुत भूल शुक्रिया। अच्छा ये आपका ही है। अच्छा फिर बिज़नेस नेम लेने के बाद बैंक अकाउंट खुलेगा। जी, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलेगा। देन यहाँ बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा। जी, आपको मैं रिकमेंड करूँगा बिज़नेस बैंक अकाउंट ना ऐड करें बेहतर है। वैसे कानूनी तौर पे अगर आप बिज़नेस करते हैं सेक्शन 114 ए के मुताबिक आपने बिज़नेस बैंक अकाउंट लाज़मी तौर पे एफबीआर को बताना है, ठीक है? ये कानून कहता है। लेकिन अगर कल को आप बिज़नेस बैंक अकाउंट उसको दे देंगे तो वो सारा कुछ उसके रडार में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बिज़नेस बैंक अकाउंट नहीं दिया तो मैं बच गया हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। आपके सीएनआईसी से एफबीआर सारे आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है कि कौन-कौन से बैंक अकाउंट आपके हैं। इधर ही टैब में। जी, आपने अटैच करना हो, ऐड करना हो तो यहीं से ऐड होता है, ठीक है? प्रोफाइल से भी ऐड हो जाता है, ठीक है? अब स्टार्ट क्वेश्चन शुड बी इन द लास्ट 15 मिनट। अच्छा प्लीज़ इस पे सारे लोग अभी कमेंट्स करें कि क्या आप लोग की विश है कि दरमियान में होने चाहिए क्वेश्चन या फिर एंड पे होने चाहिए? जो मेजॉरिटी का वोट्स होंगे मैं उसको देख लूँगा। ये टाइप करके सर बताना है, टाइप करके प्लीज़। सर एक्सक्यूज मी सर। जी, जी। सर एक बंदा मैसेज करे उस पे सारे रिएक्शन देंगे ना, उस पे ही पता चल जाएगा कि हाँ, वोटिंग फॉर क्वेश्चन एंड हाँ, लास्ट, तो ऐसे फिर मैसेजेस के वो हो जाएंगे, धड़ाधड़ मैसेजेस हो जाएंगे। बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा एंड पे बिल्कुल मेजॉरिटी इस तरफ जा रही है एंड पे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा सर, मैं एक चीज़ में ज़रा कन्फ्यूज़ हूँ। अभी आप कहेंगे फिर बचकाना सा एक सवाल है सर। लेकिन सर ये जी, जो अभी आपने जितना बताया ये हमें आपने बताया सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड। लेकिन जी, सर जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी कंपनी है और सर वो एफबीआर से रजिस्टर्ड है एज़ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हुँ, हुँ। ये आपने सर सोल प्रोप्राइटर का आपने बताया। अगर सर अगर हमने करना होगा
प्राइवेट लिमिटेड का, तो वो हम एनटीएन के थ्रू करेंगे, ना कि हम जिस तरह भी हमने आईडी कार्ड हमने पुटअप किया। ऐसे ही होगा सर? जी, वो कंपनी का एनटीएन होता है, ठीक है? बिल्कुल, ये आईडी कार्ड जो होता है बिल्कुल। फॉर इंडिविजुअल्स उसने कहा था। कानून में सेक्शन 183(4) जो हमने पढ़ा था, उसने कहा था इंडिविजुअल्स के लिए जो नादरा एनआईसी इश्यू करेगा वही उसका एनटीएन होगा। लेकिन जब वो अपनी कंपनी आएगी, तो वहाँ पे वो वाला एनटीएन नहीं होता। ये मैं आपको कल दोबारा डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो अधूरा रह जाएगा, मैं इसलिए वहाँ यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा, ठीक है, डिटेल में। तो उसके लिए फिर 7 सर डिजिट होगा, ठीक है? ये मैं आपको इंशाल्लाह सर बताऊँगा सर डिटेल, ठीक थैंक है? यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, क्योंकि मेजॉरिटी इस हक में है क्वेश्चन एंड पे हो, तो कल से कोई बंदा ज़हमत ना करे कि वो क्लास के दौरान फिर अनम्यूट करे, क्योंकि चाहे अगर 2-4 लोग यही कहते हैं कि नहीं जी मेरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि तकरीबन मेरी नज़र में 85% से 90% लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द क्लास। तो मैं एट द एंड ऑफ द क्लास वो करूँगा, और प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग जो ही जॉइन करें अपने आप को म्यूट कर लिया करें, बाकी सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, एंड पे जब कोई बंदा क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करने के बाद वो अपने आप को म्यूट कर लेगा, और मैं ये भी आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई बंदा अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो पहले वो मैसेज करे, क्योंकि ऐसा होता है 4 लोग एकदम से बोल पड़ते हैं, ठीक है? तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो उसमें आपने कहना जी हैंड रेज़ करना है, ठीक है? मैं कहूँगा जी फलाँ बंदा, अब फलाँ बंदा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारे लोग, वो जो ही क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा, हम कोई 20 मिनट का आखिरी क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। एकदम से इधर से बंदा बोला, इधर से बोला, उधर से बोला, तो मैं कहूँ कि यार बोल कौन रहा? सर जी, जी। अच्छा सर, मेरी एक सजेशन है कि वो क्वेश्चन आंसर के टाइमिंग अगर हम इतनी बढ़ाएंगे ना सर, तो वो क्योंकि सेशन हमारा वैसे भी लिमिटेड टाइमिंग है, तो तो काफी चीजें हम मिस आउट कर लेंगे। एक एक चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है जो मैंने वादा कि किया आप लोगों से, मैं आउटलाइन अभी शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, अगर मैंने पहले नहीं की। जो मेरा आप लोग के साथ वादा है, ठीक है? वो हम अपना वादा वफ़ा करेंगे। वो लग जाए 8 महीने, वो लग जाए 6 महीने, वो लग जाए मतलब ढाई महीने, ठीक है? मैं आपके साथ पूरा सेशन, आपका जब सेशन कंप्लीट होगा, आप लोगों से वन बाय वन आपसे पूछा जाएगा कि भाई कोई चीज़, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? वो सिर्फ़ इस आउटलाइन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। इससे हट के भी आप कोई चीज़ बोलेंगे, तो मेरी जान मैं हाज़िर हूँगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, पर्सनली मुझे अप्रोच कीजिएगा, ठीक है? मैं इमीडिएटली का वादा नहीं कर रहा कि इमीडिएटली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि होता ये है कि मेरी इससे पहले फिज़िकल क्लास भी होती है, दिन में प्रैक्टिस होती है, फिर आप उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास होती है। तो फिर सिर्फ़ ये एक सेशन नहीं है, हमारे कोई बैक टू बैक 6 सेशन चल रहे होते हैं, 3 फिज़िकल के, 3 ऑनलाइन के, ठीक है? तो प्रैक्टिकली थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं रहता, जो हमारी लेक्चर की टाइम ये डेढ़ घंटा है, ठीक है? इसमें हम 10 मिनट एंड के रख लेते हैं। वो 10 मिनट वाला सेशन चाहे वो 15 मिनट पे चला जाए, 25 मिनट पे चला जाए, आप लोग के जब तक क्वेश्चन एड्रेस नहीं होंगे, आई शैल नॉट लीव द सेशन। यानी कि मैं 9:50 पे सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करूँगा, वो चला जाए 10:30 पे, मैं 10:30 तक आप लोग के क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा, ठीक है? और आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा, पहले कोशिश करें कि जो लेक्चर हमारा हुआ है, उस लेक्चर से रेलेवेंट क्वेश्चन हो। उसके बाद अगर आपका उससे हट के भी कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ लोग के एडवांस भी क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है? कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये शायद कुछ चीज़ें बेसिक-बेसिक लग रही हों कि मैं इतना आसान बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में मैंने एक फाउंडेशन, एक पिलर सेट करने हैं, उस पे फिर मैंने बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है? मैं एकदम से ये नहीं कि आप कहेंगे यार वो बता दो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर सकता। आई कैन एड्रेस एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इन टाइम, लेकिन मुझे वो, क्योंकि इस सिस्टम को, इस कोर्स को हमने इफेक्टिव बनाना है और सब लोगों के लिए यूज़फुल बनाना है, किसी एक आधे बंदे को हम स्पेसिफिक नहीं रखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि मैं सारे लोगों को एड्रेस इसी तरह बेटर कर सकता हूँ कि अगर सब लोग को साथ लेके चला जाए, ठीक है? और ये मेरी भी थोड़ी-सी मजबूरी है कि सब लोग को साथ लेके चलना, क्योंकि मैं चंद लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि हर बंदे का हक है कि उसको एड्रेस किया जाए, ठीक है? सर सर उसके अलावा एक चीज मैं, अगर मैं, मेरी गुजारिश है सारे क्लासमेट से भी, हुकम। और सर आपको आपको भी ये कहना चाहूंगा कि जो सर ऐसे अभी इस लेक्चर में ऐसे हुआ कि एक चीज ना आपने चार चार बार रिपीट की, क्योंकि उसी चीज के बारे में चार बार सवाल हो रहे थे। हुँ, सर हुँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक बार वो आप जवाब दे चुके हैं, तो वैसे भी सबको रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है, तो आप उसको बस यही कह दें, उसका रिस्पॉन्स यही कह दें कि नहीं, भाई नहीं, नहीं, उसका आंसर नहीं, दो। नहीं, अब तो हम जवाब, हर बंदा अपने मिनट्स, अपने क्वेश्चन, अपना डायरी साथ रखे, क्वेश्चन बना के रखे, ठीक है? मैंने ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं एंड पे सारे क्वेश्चन के आंसर दूँगा। हर एक क्वेश्चन को, हर एक बंदे को आंसर करूँगा, ठीक है? इट इज़ माय ऑब्लिगेशन, इट्स माय ड्यूटी, ठीक है?
मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, आंसर करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। उसके अलावा ये मुझे बता दें सर कि जो एक कंपनी की एनटीएन होती है, आपने बताया था कि वो कंपनी आइडेंटिटी मिलती है, बनती है एज फ्रॉम थ्रू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बिल्कुल शुरू शुरू में आपने बताया था। जी तो जी। वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज एक्वायर्ड फ्रॉम एसईसीपी। इनकॉर्पोरेशन, जी जी, वो मैंने बताना है मेरे भाई, वो आज के रेलिवेंट नहीं हो, क्योंकि जब कंपनी पे जाऊंगा सारी ठीक चीजें है, होंगी। सब्र ठीक है रखिए, सर, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आबिद ये साहब सर का। मुझे बता दें कि ये आप लाहौर से बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी से कि इस्लामाबाद से, यही नहीं समझ लग रही। यार आपका तो ऑनलाइन है ना, ठीक है। अगर आपने नहीं मिलना हो तो नहीं मैं नहीं, जी जी। आजकल पाया वो जाता हूँ इस्लामाबाद में, ठीक है। आजकल मैं जी ठीक इस्लामाबाद में होता हूँ। 15 मार्च जी तक जी मैं इस्लामाबाद में हूँ। उसके ठीक बाद है, मैं 15 मार्च के बाद मैं कराची होऊंगा। और कराची में हम ठीक है, अपना एक नेक्स्ट ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा ऑफिस वहाँ पे एक नया एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक नया कैंपस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारा फिजिकल कैंपस है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। अभी अच्छा सर, नेक्स्ट बस छोटी सी बात ये कि ये जो मतलब जितने भी हैं लाहौर रावलपिंडी साहब, इन सब का ये एक ही ये लेक्चर है कि लाहौर वाले का अलग है, नहीं, नहीं, रावलपिंडी नहीं, वाले का नहीं, नहीं, अलग नहीं। है? मेरे भाई ये पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान आप ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ये जितने लोग हैं ना आपके सेशन में, अभी 74 लोग हैं, या जी 75 या जी बल्कि 81 85 तक गए हैं। जी ऐसे जी, लोग इसमें भी लाहौर हैं, वाले भी हैं, इसमें इसमें सब इस्लामाबाद लोग हैं, वाले भी हैं। सब लोग, जी जी सब जी। लोग। और इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अच्छा, सिर्फ रिकॉर्डिंग सुननी है। ये जी ठीक है। तकरीबन 150 लोगों से प्लस का सेशन है, ठीक है। जी सर ठीक है, अच्छा बहुत आबिद साहब, शुक्रिया। आबिद साहब को बहुत मजा आया, वो कहते हैं सेशन का बहुत शुक्रिया आबिद भाई। उसके बाद आपके आ जाते हैं जी, शायदा कहती रिकॉर्डिंग मिलेगी तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल ग्रुप के अंदर आपका लेक्चर का लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है। एनटीएन सर्टिफिकेट इससे कंप्लीट हो गया जितना आपने। जी जी, एनटीएन सर्टिफिकेट जब आप रजिस्टर कर लेंगे, डाउनलोड कैसे होता है ये भी आपको दिखा दूंगा। क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे पास जो भी बंदा है ना, अभी कोई आएगा, अभी मेरे पास अगर इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी बंदे का नहीं पड़ा हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से किसी को रजिस्टर्ड कर दूं, ठीक है। मुझे ज़बरदस्ती तो किसी को रजिस्टर्ड नहीं करना, ठीक है। तो कल को अगर आपका दिल करता है तो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, क्योंकि मैं तो खुद ही रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं तो अपने आप को नहीं कर सकता। अभी मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं पड़ा हुआ कि मैं आपको फुल रजिस्टर करके बता दूँ। वो एक फॉर्म फिल करना है जो आपके सामने मैंने फॉर्म डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये मिर्ज़ा साहब के क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है। आबिद साहब कहते हैं जी क्वेश्चन के लिए हैंड, हाँ, बिल्कुल हैंड रेज़ करेंगे, हर बंदा अपने क्वेश्चन लिख के रखेगा, फिर वो हैंड रेज़ करेगा कि सर मैंने क्वेश्चन पूछना है, मैं कहूँगा फलाँ बंदा, अब फलाँ बंदा, ठीक है? हर बंदे को मौका मिलेगा। कैन वी गेट दिस लेक्चर? जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल ग्रुप में मिलेगी, लेक्चर टाइमिंग 1.5 घंटे का होगा, ठीक है? सर बिगिनर लेवल से कांसेप्ट क्लियर करिएगा। जी, मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल से करवाया है। जवाद साहब कहते हैं अपना वर्क एक्सपीरियंस सच से शेयर कर दें, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। जी, मेरा नाम बिशारत अली है, ठीक है? बाय प्रोफ़ेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और लॉयर भी हूँ, हाई कोर्ट का लाइसेंस है मेरा। मेरा कोई 9 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक सीए फर्म जो दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म है, मतलब ईवाई 4 रोड, उसके इस्लामाबाद ऑफ़िस से ट्रेन्ड हूँ। मैंने काफ़ी बड़े क्लाइंट्स पे काम किया हुआ है, जिनमें मोबिलिंक है, इमार है, ठीक है? आपका अटेंशन है, इसके अलावा जो जो आपकी सीपैक की कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, नादरा, टेस्को टेस्को, इस तरह के काफ़ी बड़े-बड़े क्लाइंट्स पे मैंने काम किया हुआ है। मेरी अपनी लॉ फर्म भी है, ठीक है? वो इस्लामाबाद बेस्ड है। एक सीए फर्म है जिसका नाम नहीं मेरे को है, अभी मैं स्लाइड्स नहीं खोली तो मैं मतलब वन इज़ वन छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो उसमें मैं एज़ अ पार्टनर लीगल एंड टैक्स काम कर रहा हूँ। एमएससी इकोनॉमिक्स मैंने की हुई है, बीकॉम किया हुआ है। उसके बाद डिप्लोमा इन टैक्सेस क्लास भी है मेरे पास, ठीक है? तो बस ये मेरा ब्रीफ सा तारुफ है, ठीक है? और एक सीए का कॉलेज है, वहाँ पे भी मैं छोटा-मोटा एक टैक्स वगैरह कलेक्ट कराता हूँ, ठीक है? सर रिकॉर्डेड सेशन कहाँ से मिलेगा? ग्रुप से मिलेगा। इंडिविजुअल के लिए क्या कितने साल का रिटर्न सबमिट करना है बाय लॉ आफ्टर रजिस्ट्रेशन? जब आप रजिस्टर्ड होते हैं उस साल का रिटर्न सबमिट करना होता है, लेकिन अगर आपको नोटिस आ जाता है तो आपको उस नोटिस की कंप्लायंस करनी होती है। जितने साल का नोटिस आएगा आपको कानूनी तौर पे उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी, एनटीएन कहाँ से कंप्लीट होगा? प्लीज़ अपडेट करें। ये जी हम दोबारा से कल इस चीज़ को सारी चीज़ को रिकैप करेंगे। हमज़ा कहते हैं परफेक्ट। आगे कहते हैं जी कैच यू इन द नेक्स्ट टास्क। जी, ज़रूर, थैंक यू। रिकमेंडेड एनी बुक टू स्टडी। ये मैं आपके साथ एक सीए की एक बेसिक लेवल की जो सीए इंटर वालों को हम पढ़ाते हैं, वो भी मैं आपके साथ बुक शेयर करूँगा। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, अपना अल्लाह आपका भला करे कि बेयर लॉ पढ़ें। अगर आप वाक़ई टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, बेयर लॉ पढ़ें। अगर आप दिहाड़ीदार कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो फिर बस ये छोटा-छोटा जो चीज़ें बता रहा हूँ, वही काफ़ी है, ठीक है? बेयर लॉ क्या है कि जो एक्चुअल में सही वाला लॉ है, उसको पकड़ें। एस सलाम का ले लें, हुज़ैमा एंड इकराम का ले लें, ठीक है? किसी पब्लिशर का लें जिसमें बेयर लॉ हो, ठीक है? अच्छा, रिकमेंडेड बुक इज़ इट पेड? जी, बिल्कुल ये पेड है। आप अपने रेलेवेंट वो बंदे से बात कर लीजिएगा, ठीक है? जिसने आपको लिंक-विंक भेजा है, जिसने ऐड किया ग्रुप के अंदर। और फ्रॉम एफए फोटो वी कैन रीड यूआरएल। जी, मैं आपको बताऊँगा कहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँगा, कल बताऊँगा, ठीक है? आई एम डूइंग स हियर ज़बरदस्त।
इफ वी फाइल नल रिटर्न तो कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, वो कोई इशू ही नहीं है। इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी में हमने प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल शो की है जी। इंडिविजुअल जब आप 181 का फॉर्म फिल कर रहे थे, जो फर्स्ट हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, उसमें उसको पर्सनली शो किया था। जब बिजनेस पे आए हैं तो फिर जहाँ पे वो बिजनेस हो रहा है उसको शो किया। क्योंकि बिजनेस प्रॉपर्टी तो कमर्शियल में होती है ना जी। कमर्शियल, मैंने एक चीज बता दूं, पहले हमने एनटीएन बनाया। एनटीएन बनाने के लिए ये कल की क्लास में रिकैप करूंगा। एनटीएन के लिए उस बंदे का पर्सनल हमने एड्रेस दिया है। उसके बाद बिजनेस पे आए हैं तो फिर बिजनेस इस जगह पे हो रहा है, हो सकता है बिजनेस वो अपने घर पे ही कर रहा हो, तो उसके घर पे हम कर सकते हैं, ठीक है। उस पे हम उसके घर का एड्रेस भी शो कर सकते हैं बिजनेस के लिए भी। ये पॉसिबल है कि वो सेम बंदा हो, ठीक है। अच्छा जी, सर रिकॉर्डेड जी। वो ग्रुप में मैं आपको बता चुका हूँ, जिस बंदे ने आपको ऐड किया वो आपको बताएगा। अच्छा, ये कौन मस्तियां कर रहा है, स्क्रीन पे लिखी जा रहा है जी। किसी और बंदे का कोई भी क्वेश्चन है जी? सिर्फ एनटीएन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्म तक ठीक है, वहीं तक है जी। हाफिज साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वो 1 टू 1 क्वेश्चन पूछे ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव हो, मजा भी आए लाइव क्लास लेने का। चलिए हाफिज साहब पूछते हैं। अच्छा जी, ये अपना मिर्जा साहब हो गया। अच्छा, शायद कदी, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, दरमियान में एक मैसेज आया था कि वो, अच्छा शायद मुझे आया था। अच्छा जी, नहीं जी, मेरा ख्याल है आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, अगर क्वेश्चन नहीं है फिर मैं इजाजत चाहूंगा। जी शौकत साहब, कोई क्वेश्चन है प्लीज? अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया है बेयर एक्स के हवाले से, तो जी जी काइंडली अगर उसका कोई स्केच है या उसका कोई फोटो वगैरह है कोई, ताकि हम उसको परचेज कर सकें, तो वो शेयर मैं कर दे। हाँ हाँ, मैं शेयर उसको। कर दूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। फिर मैं चलता हूँ जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं। सर मेरा सी इंटर एक पेपर रहता है कि आप अच्छी फॉर्म में करवा सकते हैं आर्टिकलशिप। यार मुझे ना हमजा मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, तो आपके एफटीएस वगैरह मुझे बता दीजिएगा, देन आई शैल लेट यू नो कि मतलब कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सब थैंक यू फ्रॉम रेहान लाल। जी रेहान साहब बहुत शुक्रिया। आई वर्क few days with a income tax consultant, he given his personal email in every एंट्री। ये लोग ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गंदी प्रैक्टिस है ये, नहीं होनी चाहिए, हम इसको डिस्कस करते हैं। तभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि पर्सनली आप ईमेल दें। और ईमेल वो यूज़ होता है, वो बाद में उसको डिलीट भी कर देते हैं, प्रोफाइल से जाके ना उसको डिलीट कर देते हैं। अगर एक दफ़ा ईमेल दे दिया है ना आपके सामने, वो कहता है कि ये ईमेल तो पहले यूज़ हो चुका है। ये वो फिर पता क्या करते हैं, बाद में जाके उधर से अंदर कोई डमी ईमेल डाल देते हैं। ये आपको चीज़ बताऊँगा, लेकिन कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, हम कोशिश करते हैं बताने की, ठीक है? सर हमें जब कहता है कोई कि एनटीएन रजिस्टर करते हैं, हुँ। तो उसमें मुझे सवाल ये है कि हम वो पासवर्ड और वो जो ईमेल तक है, उस तक वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसका एनटीएन का रजिस्ट्रेशन का? जी, जी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मतलब फिर आगे जो है, मतलब सिर्फ एनटीएन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कोई क्लाइंट आता है तो वो उस तक है प्रोसीजर, बस उतना ही और है। बाकी बिल्कुल। आप जो इसका सर्टिफिकेट का बताएंगे वो कर लो तय। जी, जी, मैं कल इंशाल्लाह अभी इस चीज़ को मैं ना एक पिलर बना रहा हूँ, मेरा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं बस जो-जो चीज़ आती जाए बस पढ़ाता जाऊँ, भागता जाऊँ। मैं कहता हूँ एक दफ़ा हम सुकून से चलें चीज़ों को लेके, यार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, कोहेरेंस बनाएँगे कोर्स की, ठीक है? जी जी, मैं सिर्फ अपना सर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, एनटीएन जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक का। सर आगे आपका जो हक है, आपका हक है, ठीक है? ये पूछना। आपने जो आगे बताया ना, वो अभी मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अच्छा, बटन्स और वो सारी चीजें आपने काफी ज्यादा उसमें डिलीट और ऐड बिजनेस का जो बताया है, हाँ वो जी। सोल ये 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 प्रोप्राइटरशिप के ये मुताबिक। ये लेक्चर आप दोबारा सुनिएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि जी आप ये लेक्चर दोबारा सुनेंगे, ठीक है? ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। जी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हाफ़िज़ साहब। सर एक छोटी सी सजेशन है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपका लेक्चर सुन लें और इस ऑनलाइन क्लास में एक डिस्कशन पे हो और सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हो, लेकिन अगर आप सिर्फ डिस्कशन पे चले जाएँगे तो फिर आप 1.5 घंटे में क्या-क्या करेंगे? तो ये आप बेहतर समझते हैं, मेरे तो एक नहीं, नहीं। दिन में नहीं, नहीं, सजेशन वो थी नहीं, नहीं। नहीं, कि नहीं, वो जा लेक्चर जो जो है जो वो भी आपका पहले। क्वेश्चन हो ना,
एनी क्वेश्चन मतलब जो आपके माइंड में रेज होता है, यू कैन स्पीक टू मी एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। आप कहें भाई मुझे ये बताएं, ये समझ नहीं आई, ये वाली चीज बताएं, मैं आपको रिपीट ना करूँ तो बात है, ठीक है। जी, after 1 month in one class take rest, after 1 month in one class take rest, ये बताएं कि आप पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि 1 महीने के बाद एक क्लास बाद रेस्ट। नहीं, हम इंशाल्लाह इतना इस चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, वो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन इमीडिएटली कबल अज़ वक़्त बहुत लंबी-लंबी बातें करना मुनासिब नहीं है, ठीक है। बस कोर्स के साथ-साथ चलें, ठीक है। चलें जी, मेरा ख़्याल है कि आप लोग के कोई मज़ीद क्वेश्चन नहीं है जो अपैरेंटली मुझे लगता है, ठीक है। तो सी यू टुमारो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।